हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हम सफर जगजोत सर। हर बार की तरह आज आप लोगों के सामने फिर से यहाँ पे हाजिर हूं, नया चैप्टर लेके, नया लेक्चर लेके। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे दो चैप्टर्स को मिला के हम लोगों ने डिस्कशन करना है, हम लोगों को डिस्कस करना है या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, केटीजी जिसको आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या केटीजी के नाम पे जानते हो, इसके बारे में। ठीक है ना। तो गैसेस के बारे में अच्छी चर्चा होगी यहाँ पे। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो पूरी यूनिट है जिसमें ये दो चैप्टर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से जो सवाल आता है वो ज्यादा मुश्किल नहीं आता, और ये ऐसा सवाल है जो आप केमिस्ट्री की नॉलेज से भी कर सकते हैं, फिजिक्स से भी कर सकते हैं। कई बार तो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का सवाल है, क्योंकि मिलते जुलते कंसेप्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो गैसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे, काफी चीजें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी आज के इस लेक्चर में, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी। ड्रॉपर्स हैं अगर, तो फिर वो तो जानते ही है ना कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में आती हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट से। बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले आज डिस्कस कर ली जाएंगी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आज कवर कर लिए जाएंगे। क्या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का रिलेशन है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन कर लिया जाएगा। सो इंटरेस्टिंग लेक्चर है, यहां से आज ये यूनिट स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल दिल थाम के बैठे, आराम से सुने, आराम से पढ़े, अपनी सीट बेल्ट जरूर बांध लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। मुझे लगता है आप सभी लोग इस चैप्टर का अच्छे से बेहद इंतजार भी कर रहे होंगे, और इस यूनिट को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने भी वाले हैं। सो जिसकी ये यूनिट अच्छे से अभी तक कवर नहीं हुई है, जिसने अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, उसके लिए खासकर ये चैप्टर, ये लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का दिन सबसे क्रूशल होगा, क्योंकि आज बेसिक्स पे हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए। आज हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, बॉयल्स के उस लॉ का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। मैं शुरुआत ही आज इस चैप्टर की इस बॉयल्स लॉ से करूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, थोड़ा सा हम आइडियल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रियल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज के जो हॉट टॉपिक है वो यही है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी थर्मल है और टॉपिक भी बहुत हॉट है। सो आप लोगों को सर्दी में गर्मी का पूरा पूरा एहसास करा दिया जाएगा आज के इस लेक्चर के द्वारा। सो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, तसल्ली से पढ़ना है आज का ये लेक्चर। शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, काफी मोटा चल रहा है ना, चलो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ से, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा, भूल गए सर, कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पर इसके बाद मत भूलना। बॉयल्स लॉ ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने हमें किसके बीच में रिलेशन दिया। उन्होंने बोला जब टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी कि इट स्टेट्स दैट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर ना चेंज कर रहा हो, जिसको आप आइसोथर्मल भी कहते हैं, है ना। जब टेम्परेचर ना चेंज कर रहा हो, यानी कि आइसोथर्मल बातें, आइसोथर्मल प्रोसेस, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। when the present when the pre, sorry under the constant temperature the pressure on a gas increases, its volume decreases। तो यानी कि ऐसे केस में जब हमारा टेम्परेचर ना बदल रहा हो, हमारा टेम्परेचर ना बदल रहा हो, ऐसे केस में जब भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, ऐसे में हमारी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ये बॉयल्स का कहना था। इन अदर वर्ड्स, बॉयल्स लॉ states that volume is inversely proportional to pressure when temperature and number of molecules are constant। तो यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखना भी जरूरी है। यानी कि सीधी सी बात है, बॉयल्स लॉ ने कहा आप टेम्परेचर को, है ना, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखें, गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, उनको ना बदलने दें। यानी कि आप एक क्लोज्ड वेसल में आ जाए, कैसे वेसल में आ जाए, क्लोज्ड वेसल में आ जाए, जहां से गैस के मॉलिक्यूल लीक आउट ना करें, एक क्लोज सिस्टम में आ जाए, क्लोज वेसल में आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया, और आपने क्या कहा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। टी का मतलब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर फिक्स्ड, दे आर कांस्टेंट, है ना, फिक्स्ड है, या फिर मैं कह सकता हूं वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है।
ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या, बॉयल्स ने सबसे पहले बताया, ऐसी कंडीशन में जो मेरा वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या फिर हम बोल सकते हैं और जो मेरा प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये इन्होंने बताया। ठीक है, यहां से आप ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप जैसा चाहें इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें, जो आपको ज्यादा बेटर तरीका लगे आप ऐसे एक्सप्रेस करें। और भी क्या कह सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय प्रेशर या प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, मैं प्रेशर को यहां या फिर वॉल्यूम को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई हर्ज नहीं है। यहां से मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिस इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट आएगा, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्चुअली हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात ये कह रहे हैं, ये आप जानते हैं ये जो कांस्टेंट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं जानते कोई बात नहीं, अब याद रखें, यानी कि हमने प्रेशर इनटू वॉल्यूम को कांस्टेंट कहा तो है, पर ये जो कांस्टेंट नंबर है तभी कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर ना बदले। देखा, नंबर ऑफ मोल्स ना बदले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना बदले, ये तभी कांस्टेंट है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम तभी कांस्टेंट है जब प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट तब है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टेम्परेचर ना बदले। इसका मतलब है ये जो कांस्टेंट है ना, ये खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर की वैल्यू बदल दो, इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। अलग अलग टेम्परेचर पे कांस्टेंट अलग है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग आएगा, बट अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखोगे तो सेम आएगा, ये कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बॉयल्स अपने लॉ में ये कहते हैं। तो याद रखना ये कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है। यहाँ पे जो भी यहाँ कांस्टेंट आ रहा है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इन दोनों चीजों पे जरूर डिपेंड करता है जो भी यहाँ कांस्टेंट है। और क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, इसलिए हम पीवी को कांस्टेंट यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत कमाल का लो है, बॉयल्स लो है, आप इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप याद रखना, जो हम शुरू से डिस्कस भी करते आ रहे हैं, जो मैंने आपको यूनिट डायमेंशन भी पढ़ाया था, भाई जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था उनको याद तो होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया है बैच, उनके लिए ये याद रखना, जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी यूनिट क्या आती है, याद है आप लोगों को, भूल तो नहीं गए, क्या यूनिट आती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम की, याद रखनी थी, एनर्जी वाली यूनिट। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी वाली यूनिट आएगी, ये भी आप याद रखना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमें एनर्जी देता है यानी जूल देता है। लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत बार लिखवा चुका हूँ ये बात, आपको लिख लेना है साइड में, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की यूनिट एनर्जी वाली है, यानी कि यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन या यूनिट एनर्जी वाली है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बॉयल्स तो इतना ही नहीं है, थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बात है भाई, अगर आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, हालांकि अभी आने वाले 2-3 टॉपिक्स के बाद मैं वो वैसे पढ़ाऊंगा भी, बट अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ी हुई होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद रख सकते हो, PV इज इक्वल्स टू NRT, ये यहीं से आया है, आप देख सकते हो, ये यहीं से निकाला जा सकता है। आप देख सकते हो, अगर आप R तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है, R को हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना, इसको भी मैं डिस्कस करवाऊंगा, पर याद रखना ये गैस कांस्टेंट होता है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, है ना, इनको कांस्टेंट रख दोगे तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा। पर आप देख सकते हो जो राइट साइड है वो कांस्टेंट तभी है जब N और T नहीं बदल रहे, और इसका मतलब राइट साइड N और T पे डिपेंड कर रही है, जो कि मैंने भी बताया था आपको। हाई टेम्परेचर पे इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, लो टेम्परेचर पे इस कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। हाई टेम्परेचर पे इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज्यादा, कम टेम्परेचर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ पे चर्चा करते हैं, थोड़ी हम लोग यहाँ पे ग्राफ पर चर्चा करेंगे कि ग्राफ कैसे होंगे, ग्राफ पर चर्चा, थोड़ी सी ग्राफ पर चर्चा की जाए, थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, किस तरीके के ग्राफ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके के ग्राफ हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल, सबसे सीधा साधा ग्राफ, जैसा कि हमें रिलेशन दिया गया उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने प्रेशर रख दिया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम रख दिया।
ठीक है ना। यहाँ पे मैंने प्रेशर रख दिया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम रख दिया। हम रिलेशन जानते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। कैसा ग्राफ बनेगा, कैसी शेप बनेगी, आप लोग जानते हैं ये कैसा ग्राफ होता है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ बनता है वो बनेगा मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरीके की ये शेप लेने वाला है। तो सबसे पहले ही हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे बनने वाला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने प्रेशर रखा है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम रखी है। यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ कुछ टेम्परेचर लिख दिया T1। ओके, और आपको पता है टेम्परेचर T1 है, तो ये पूरा ग्राफ ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाह रहा है। इस पूरे ग्राफ में कहीं भी टेम्परेचर नहीं बदल रहा, हर जगह टेम्परेचर सेम है। ठीक है ना, हर जगह टेम्परेचर क्या है, सेम है। आप इसको आइसोथर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी जगह आपका टेम्परेचर सेम है। इसको आइसोथर्म कहा जाता है ना। इसको हम आइसोथर्म कह सकते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि हर जगह टेम्परेचर क्या है, सेम है। पूरी जगह कहीं भी मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लूं, आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। टेम्परेचर अगर बदल दे, मैंने आपको बताया था रियलिटी में हम PV इज इक्वल्स टू nRT से ये चीज देख सकते हैं। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा PV का प्रोडक्ट, है ना। तो आप देख सकते हो जितना ज्यादा टेम्परेचर यानी कि PV का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट जरूर है, ठीक है ना, बट इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट इसका जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ खुद भी बढ़ जाता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। पर हाँ, वो कांस्टेंट रहेगा जो भी आपका प्रोडक्ट है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू बदल जाएगी, पर वो थ्रू आउट सेम रहेगी। अब आप क्या करो, नया टेम्परेचर पे आ जाओ, यानी कि आप बोलो कि सर कोई और टेम्परेचर ले लेते हैं, तो एक नया आइसोथर्म बन जाएगा। एक नए टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर T2 ले लेता हूँ। एक और टेम्परेचर, एक और बार टेम्परेचर बदल के देखते हैं। एक और बार टेम्परेचर मैंने बदला, एक नया आइसोथर्म बन जाएगा। यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट आइसोथर्म्स मिलेंगे। ये ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये टेम्परेचर T3 कर दिया। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों ही PV ग्राफ दे रहे हैं, पर अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना। तीनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पर अलग अलग टेम्परेचर पे। और जो सबसे ऊपर है वो ये वाला आइसोथर्म है, ब्लू वाला। यानी कि यहाँ पे क्लियरली मैं कह सकता हूं T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ग्राफ में देखने में आसानी रहे। यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 लिया गया है। मुझे कैसे पता ये सही है, मुझे ऐसे पता है क्योंकि सबसे ऊपर वाला ग्राफ मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू PV की कहाँ मिल रही है, इस पे मिल रही है। तो ये थर्म आइसोथर्म मेरा सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। हालांकि अगर आप P की जगह यहाँ V और V की जगह यहाँ P अगर आप कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि आप ग्राफ में एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ V रखते, यहाँ P रखते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट तभी भी वही रहने वाला है, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे कांस्टेंट कैसे, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अभी भी एक कांस्टेंट वही रहेगा, बस इक्वेशन में फर्क ये पड़ जाएगा। अब हम क्या लिख रहे हैं, y एक्सिस पे यहां से हम लिख रहे हैं v इज इक्वल्स टू nRT, है ना, डिवाइडेड बाय p। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो कांस्टेंट है वो अगर हम ध्यान से देखें वो सेम रहेगा, वो nRT ही कांस्टेंट है। यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ भी चीजें नहीं बदलेंगी। यहाँ भी सेम वैसे ही कर्व आएंगे जैसे पहले आए हैं। मैं दिखा सकता हूँ दोबारा से, वो सेम कर्व यहाँ पे भी बनेंगे, है ना। बस यहाँ पे स्लोप हमें कुछ छोड़ देगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ का स्लोप थोड़ा अलग आ जाएगा, पर हाँ एक चीज रहेगी कि यहाँ पे भी जो हमारे कांस्टेंट है वो हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट मिलेंगे। अगर आप इसको T1, इसको T2 और इसको T3 लिख रहे हैं, मैंने उल्टा लिख दिया अब यहाँ पे, ठीक है ना। आप चाहो तो वैसे ही लिख लो जैसे पहले लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ T1, यहाँ T2 और यहाँ T3। तो अगेन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये चीज अभी भी रहेगी, ओके। यहाँ पे जो स्लोप था वो P बाई V था, यहाँ पे जो स्लोप है वो V बाई P है।
पर हमें इसके स्लोप से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे याद रखना इसके स्लोप का हमें कुछ भी नहीं करना। सेम ग्राफ है, एक जैसा सा ग्राफ आपको नजर आएगा, स्लोप थोड़ा सा अलग हो सकता है यहाँ पे, पर ग्राफ वैसा ही नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, V is inversely proportional to P, P is inversely proportional to V, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बन रहा है दोनों ही केसेस में। ओके, ये हमारा थोड़ा सा ग्राफ पे चर्चा हो गया। सिर्फ यही दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्या सर? क्या और कोई ग्राफ नहीं आ सकता? और भी ग्राफ आ सकता है। और क्या ग्राफ आ सकता है हम देख सकते हैं। इसके अलावा क्या ग्राफ बनाए जा सकते हैं इसी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, और क्या ग्राफ आ सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, तो हम लोगों से पूछा जा सकता है PV का ग्राफ। हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है? PV का ग्राफ पूछा जा सकता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, आप इसको वॉल्यूम के साथ बना सकते हो, या फिर आप इस ग्राफ को टेम्परेचर के साथ बना सकते हो, या फिर प्रेशर किसी के साथ भी प्लॉट करने के लिए कह सकता है। हो सकता है वो बोले PV वर्सेस V, हो सकता है PV वर्सेस T, हो सकता है PV वर्सेस P। यहाँ एक्स एक्सिस पे वो खाली V भी रख सकता है, T भी रख सकता है, P भी रख सकता है। मैं किसी के साथ भी एक ग्राफ बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे आएगा आप देख सकते हो, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ नहीं हम बनाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने बोला है कांस्टेंट है, तो यानी कि ये ग्राफ हमारा V और P के बीच में बनाना चाहिए, टेम्परेचर के साथ नहीं। सॉरी, आप टेम्परेचर के साथ मत बनाना, अदरवाइज थोड़ा सा गलत मीनिंग हो जाएगा उसका, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, फिर तो ग्राफ अजीब सा आने लगेगा, वो कुछ स्ट्रेट लाइन सा आने लगेगा। तो आप इसको V और P रखना, T मत रखना है यहाँ पे। V और P के साथ अगर PV का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर नहीं रख सकते यहाँ पे, उसका एक रीजन है, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना हुआ है, तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना है, इसलिए हमें यहाँ पे या तो V रखना है या P रखना है। तो PV का ग्राफ या तो V के साथ या P के साथ हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है ना, इसलिए इसको हम आइसोथर्म बोलेंगे। यहाँ पूरे में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ टेम्परेचर हम T1 ले लेते हैं, फिर मैं बोल सकता हूँ, अगर ऊपर देखोगे तो एक नया ग्राफ आ जाएगा ये T2 टेम्परेचर पे, और ऑब्वियसली यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है ना। जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ PV का ग्राफ आप वॉल्यूम या प्रेशर से बना सकते हैं, टेम्परेचर से नहीं। टेम्परेचर से बनाएंगे स्ट्रेट लाइन टाइप आने लगेगा, वो हमें नहीं बनाना। हमें देखना है PV का ग्राफ वर्सेस V और P जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, यानी कि इन आइसोथर्म्स पे हम लोगों को देखना है। एक ग्राफ ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट की ये कांस्टेंट है। ये भी देखो ना, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ये भी कांस्टेंट है जो बदल नहीं रही, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब वॉल्यूम बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ा लो, पर PV नहीं बदलेगा, ठीक है। और क्या ग्राफ आ सकता है? और कोई ग्राफ है जो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और इंपॉर्टेंट ग्राफ में हम लोगों को वो बोल सकता है कि हम लोग प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाए, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है? हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V है, और कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम ग्राफ 1/V से बना रहे हैं। जब हम ऐसी चीज आए हमारे सामने, हम 1/V को थोड़ी देर के लिए x मान ले, तो यहां से क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू एक्स टाइम कॉन्स्टेंट, है ना, x टाइम कॉन्स्टेंट। अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन जानते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है क्या? इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। और हमारे पास क्या इक्वेशन है? हमारे पास है p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है ना, टाइम्स x है, और प्लस c की जगह यहाँ पे 0 है, यानी कि ये ग्राफ c 0 है, यानी कि वो ओरिजिन से पास करेगी, और जो मेरा स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, P वर्सेस 1/V। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो P वर्सेस 1/V है, 1 वॉल्यूम के और P के बीच में ग्राफ है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऑब्वियसली किसी टेम्परेचर T1 पे है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है? आप टेम्परेचर बढ़ा दो T2, और टेम्परेचर बढ़ा दो, नया टेम्परेचर रख दो यहाँ पे, अगला टेम्परेचर यहाँ पे रख सकते हो आप T3। तो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो ये कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ पे जो आपका स्लोप है, यानी कि जो आपका m है, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके आ रहा है, वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो स्लोप टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना। स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा स्लोप है, आप देख सकते हैं, आप अलग अलग एंगल देख रहे हैं, यहाँ θ1 बन रहा है,
यहाँ पे एंगल θ2 बन रहा है, यहाँ पे एंगल आपका θ3 बन रहा है। ऑब्वियसली θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, तो जो सबसे ज्यादा स्लोप है वो T3 वाले का है, इसलिए टेम्परेचर T3 सबसे ज्यादा है, फिर T2 है, फिर T1 है। ठीक है ना, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख सकते हैं, ये बॉयल्स लॉ में इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ बस आप यहाँ एक्सिस में यहाँ पे v और यहाँ 1/p करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे v और यहाँ पे 1/p कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे v और यहाँ पे 1/p कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा ग्राफ ऐसा ही आएगा जैसे पहले बन रहा है। तीनों जगह स्ट्रेट लाइन आएगी और तीनों जगह जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, तो भी वही चीज रहेगी, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो यानी कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, आप लोगों के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ जो बना है, ये लास्ट वाला ग्राफ किसके बीच में बनाया है मैंने, ये v वर्सेस 1/p है ना। यहाँ पे y एक्सिस पे हम लोगों ने v रखा है, x एक्सिस पे 1/p रखा है। सो आप देख सकते हो तीनों ग्राफ आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ बनाए हैं, 3 ग्राफ ये, बाकी के 2 ग्राफ ये, आप इनको अच्छे से देख सकते हो कि सारे ही ग्राफ आपस में इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो, कोई ग्राफ मुश्किल नहीं है, सारे ग्राफ आप लोग क्लास में सॉल्व कर चुके हो, बना चुके हो, पहले भी देख चुके हो। ये सब चीजें हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में भी डिस्कस की थी, कैसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ जस्ट आप लोगों को एक बार रिकैप मिल रहा है। अच्छे से देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भूल गए क्या? नहीं भूले हो ना? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट। c का मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करके जाने वाली है, और m का मतलब स्लोप। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से ही बनता है, जितना ज्यादा स्लोप ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा m उतना स्लोप बढ़ता जाएगा। ओके, आई थिंक ये हो गया होगा अब हमारा। इसके बाद अगला जो लॉ आता है वो है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद अब आता है चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां चार्ल्स ने जो रिलेशन दिया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है। कांस्टेंट प्रेशर को आप आइसोबार्स कह सकते हैं या आइसोबारिक प्रोसेस कह सकते हैं, जहां पे हमारा प्रेशर नहीं बदलता, आइसोबारिक। यहां पे उन्होंने बोला कि अगर आइसोबारिक है, वैसे भी अगर आप देखो ध्यान से, PV इज इक्वल्स टू nRT से हमें क्या समझ में आता है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो V इज इक्वल्स टू NR डिवाइडेड बाई P इंटू T हो जाएगा। देखो यहां से भी नजर आ रहा है, आप आइडियल गैस इक्वेशन को जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ ने यही बोला था, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगेन वही बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए, वो चीज तो रहेगी। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं बदल सकते भाई, मॉलिक्यूल्स के नंबर को नहीं बदलना है। कांस्टेंट प्रेशर अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को नहीं बदलते, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख देना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कांस्टेंट प्रेशर और मॉलिक्यूल्स के नंबर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, जो मेरा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। V इज इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान से देखेंगे, सम कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है, टाइम टेम्परेचर। यहां पे आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली NR/P है, जो हमारा यहाँ कांस्टेंट हम कंसीडर कर रहे हैं ना बार बार, वो हम देख सकते हैं वो NR/P है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। हाई प्रेशर कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और लो प्रेशर कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एट हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर हुआ ना, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है बट ज्यादा भी और कम तो हो ही सकता है ना, कि कितना ज्यादा है कितना कम है। एट हाई प्रेशर यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल। कांस्टेंट कैसा होगा, स्मॉल होगा। कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल होगी। और अगर आप बोलोगे एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर अगर हमारा प्रेशर लो होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी, लार्ज होगी। कांस्टेंट इज लार्ज, कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो लार्ज होगी, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये चार्ल्स लॉ है, और इस पे भी हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्राफ जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे ये चार्ल्स लॉ है। एक चीज याद रखना है, टेम्परेचर जो है वो
इन केल्विन ही होने चाहिए। टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी टेम्परेचर ले रहे हैं वो केल्विन में ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये चार्ल्स ने दिया था। रिलेशन है ये किसके बीच का? वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच का। तो ग्राफ तो बनता है भाई, अब थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना बनता है ना। अब ग्राफ पर चर्चा करनी बनती है। कोशिश करते हैं कि सारे ग्राफ डिस्कस करें इसके भी, जैसे पहले किए थे। तो सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे जो बनेगा वो वैसे ही बनेगा जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है ना, पहला ग्राफ जो है वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है। यानी कि मैं इस तरीके से यहाँ ग्राफ को दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने अपनी वॉल्यूम कंसीडर कर ली, यहाँ टेम्परेचर कंसीडर कर लिया। ओके, सो अगर मैं इस पर डिस्कशन करूं तो हमें क्या पता चलेगा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब यहाँ पे भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे सबसे पहले ये ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, लीनियर ग्राफ है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनेगी, यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल्स टू जो भी हमारा कांस्टेंट है ना, जो भी हमारा कांस्टेंट है टाइम्स t प्लस 0, है ना। ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी ही इक्वेशन बन गई हमारी, जहां मेरा c y इंटरसेप्ट कितना है? 0, यानी ओरिजिन से पास करेगा। जो मेरा स्लोप है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारा कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी कि हाई प्रेशर पे कांस्टेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम। मैं यहाँ पे 3 ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक ग्राफ ये हो गया स्ट्रेट लाइन का, एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, और एक ग्राफ मैं और कंसीडर कर लेता हूँ, लेटस से ये। सो मैं मान लेता हूँ ये प्रेशर P1 पे है, ये प्रेशर P2 पे है, ये प्रेशर P3 पे है। ठीक है ना, तीनों अलग अलग आइसोबार्स हैं हमारे, अलग अलग प्रेशर पे ये ग्राफ बन रहे हैं। एक प्रेशर पे ये, एक पे ये, एक पे ये। सो हमें पता है यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट है वही स्लोप है। जो मेरा कांस्टेंट है वो स्लोप के इक्वल ही है। m मेरा स्लोप है, वही मेरा इस ग्राफ में कांस्टेंट है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम। तो यहां पे मैं क्लियरली कह सकता हूं P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, क्योंकि आप देख सकते हो इसका स्लोप सबसे कम है। P1 का स्लोप सबसे कम है और P3 का स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप ऑफ P3 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P1। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। यहाँ पे कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। जो हमने इससे पहले वाली प्रोसेस देखी थी बॉयल्स लॉ में, वहां पे हाई टेम्परेचर पे स्लोप ज्यादा हो रहा था। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये v वर्सेस t का ग्राफ हम लोगों ने बनाया, और ग्राफ पे अगर हम डिस्कशन करें, यहां से हम सेम तरीके से यहाँ पे t और v को बदल सकते हैं। यहाँ पे t और यहाँ पे v बना सकता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन पे एक बार ध्यान देखो, pv इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? nRT हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस पे मैं यहाँ से इक्वेशन देखूं तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आप देख सकते हो p डिवाइडेड बाई nr, है ना। t की इक्वेशन क्या आ जाएगी? p डिवाइडेड बाय nr इंटू वी। आप देख सकते हो nr इंटू वी। ओके, यहां से इक्वेशन आ रही है, यानी कि यहां से कांस्टेंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहां ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि हाई प्रेशर पे कांस्टेंट की वैल्यू होगी ज्यादा। तो आएगा यहाँ पे भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अभी भी आपका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बट यहाँ चीजें बदल जाएंगी। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ आपका टेम्परेचर, और अगर आपने यहाँ वॉल्यूम बना दी, पहले आपने यहाँ वॉल्यूम रखी थी, यहाँ टेम्परेचर रखा था, तो अब ग्राफ में 3 ग्राफ बनेंगे पहले की तरह। मान लो एक ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ, एक ग्राफ यहाँ। ठीक है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बन सकते हैं हम, जितने मर्जी ग्राफ बनाओ, अलग अलग प्रेशर पे आप जितने मर्जी ग्राफ बनाओ, प्रेशर बदलो स्लोप बदल जाएगा। मैंने 3 बना के दिखाया है यहाँ पे, P1, P2 और P3 प्रेशर पे। ठीक है ना, पर यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका स्लोप है वो प्रेशर के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हियर जो हमारा स्लोप है वो अलग है, हम ध्यान से देखेंगे। स्लोप इज इक्वल स्लोप, या फिर जो भी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, वो कैसा है? इंक्रीजेस विद प्रेशर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। वो प्रेशर के बढ़ने के साथ स्लोप भी हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर क्या बन चुका है? P डिवाइडेड बाई nr इंटू वी। फर्क पड़ रहा है ना इक्वेशन में, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना।
यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो मेरा स्लोप है वो p डिवाइडेड बाय एन आर है ना, p डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, एन आर है। सो यहाँ पे हम क्लियरली क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इक्वेशन समझ में आ रही है, यहाँ पे अलग अलग स्लोप हम लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्लोप है वो किसका है, P3 का। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा प्रेशर। तो हियर वी कैन से दैट P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है ना, इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ से दो ग्राफ डिस्कस किए हैं। पहला था V वर्सेस T, दूसरे को मैं ऐसे लिख देता हूं T वर्सेस V। ठीक है ना, T वर्सेस V, पहला V वर्सेस T था। बस फर्क ये है, यहाँ पे Y एक्सिस पे V है, X एक्सिस पे T है, यहाँ T और V। स्लोप अलग ही आएगा ना बेटा। यहाँ से अगर आप स्लोप देखोगे तो चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हो रहे हैं। यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप हो रहे हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, इसलिए कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे और किस तरीके का ग्राफ यहां से आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं V हमारा प्रोपोर्शनल है T के, है ना। यहाँ पे V क्या है मेरा, प्रोपोर्शनल है T के। तो हम लोग यहां से V बाई टी का ग्राफ बना सकते हैं। V बाई टी वर्सेस किसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे वर्सेस T। मान लो मैं T के साथ बना दूं ये वाला ग्राफ, तो कैसा ग्राफ आएगा इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहां पे हम बोल सकते हैं V बाई टी है वर्सेस अगर आप ये ग्राफ बना रहे हो T के साथ, तो ये आएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है ना, ये ग्राफ कैसा आएगा आपका, कांस्टेंट ग्राफ आएगा, V बाई टी वर्सेस T। ठीक है, ये ग्राफ आपका बिल्कुल कांस्टेंट आएगा। एक्चुअली जो हमारा कांस्टेंट है हमें पता है वो कितना है, हमने अभी देखा था ना, PV इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे हम V बाई टी को अगर हम ध्यान से देखें, हम एन आर बाई पी लिख सकते हैं। तो ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, जो प्रेशर के साथ चेंज होता है। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये कांस्टेंट कम हो जाएगा, यानी कि मैं इसको प्रेशर P1 कह सकता हूँ। एक अलग ग्राफ बना सकता हूँ, ये वाला ग्राफ बना सकता हूँ P2। सो यहाँ पे मुझे पता है ये जो कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2। जो मेरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा प्रेशर पे कम होगी, कम प्रेशर पे ज्यादा होगी, इसलिए आप देख सकते हो ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ, इस ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप ग्राफ बना रहे हो T बाई वी का, है ना, तो अगर आप यह ग्राफ बना रहे हो T डिवाइडेड बाय V का, यानी कि उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा आपका P बाई एन आर। ठीक है ना, ये भी अभी भी कांस्टेंट है, बट ये जो कांस्टेंट है प्रेशर डिपेंडेंट तो है ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो भी आपका ग्राफ देखने में बिल्कुल सेम बनेगा, बस थोड़ा सा फर्क है। जब आप यहाँ T बाई वी वर्सेस आप T या V, जिसमें भी आप देखो, यहाँ T भी लिख सकते हो और V भी लिख सकते हो, यहाँ भी T भी लिख सकते हो और V भी लिख सकते हो, चाहे T लिखो या V लिखो फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा। मान लो ये प्रेशर P1 है, अगला कोई प्रेशर आप P2 पे दिखा रहे हो, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हाई प्रेशर पे ज्यादा होगा, लो प्रेशर पे कम होगा। तो यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे P2 ग्रेटर देन P1 होगा। ठीक है ना, ये सारे ग्राफ बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप देख सकते हो, इनको अच्छे से महसूस करो, फील करो। देखो मैंने यहाँ जो चार ये इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाए हैं, इनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से आते हैं कि हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था। बॉयल्स लॉ ने हमें बताया था कि यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। हाँ, कई जगह पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 इज सेम एज P2 V2, इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है बॉयल्स लॉ को। और चार्ल्स लॉ को भी कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर बॉयल्स लॉ को आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप सिमिलरली चार्ल्स लॉ को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T है। यहाँ पे V बाई टी हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे V बाई टी अगर कांस्टेंट है तो आप यहाँ से V1 बाई T1 इस सेम एस V2 बाई T2 भी लिख सकते हैं। इसको भी चार्ल्स लॉ ही कहते हैं। ये दूसरा तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। बस टेम्परेचर आपका यहाँ पे केल्विन में होना चाहिए, ये कंडीशन बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है गे-लुसैक्स लॉ। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, फिर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया, अब बारी है वॉल्यूम की। यहां पे जो कांस्टेंट होने वाला है वो हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट ओवर हियर। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑब्वियसली अगर हमें गे-लुसैक्स लॉ पता भी नहीं है तो भी हम याद रख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, nR डिवाइडेड बाई V इंटू T। आप समझ सकते हैं इस तरीके से, यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको पता है, अगर मैं पूरा रिलेशन वहां से लिख रहा हूं तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स कितना आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे T, और हमें पता है यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है वो है क्या, देखा जाए वो nR बाई V है। तो हाई वॉल्यूम पे कांस्टेंट लो होगा, यानी कि वॉल्यूम अगर आपकी हाई होगी, लार्ज वॉल्यूम अगर होगी, वॉल्यूम अगर आपकी हाई होगी, हाई वॉल्यूम पे हमारा कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल होगी। और लो वॉल्यूम पे अगर हमारी वॉल्यूम कम है ना, अगर मेरी वॉल्यूम कम है तो जो मेरा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसी होगी, लार्ज होगी। इसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, बिगर वैल्यू मिलेगी आपको इसकी। ठीक है, ओके। तो प्रेशर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर टेम्परेचर के। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपको कि अगर हम टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिखें तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिख रहे हो तो टेम्परेचर को लिख सकते हो आप यहाँ पे Vp डिवाइडेड बाय nR, यानी कि यहाँ कांस्टेंट बदल जाएगा। यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय nR। तो यहाँ पे बस उल्टा हो जाएगा, अगर आपकी वॉल्यूम हाई है ना, यानी कि यहाँ पे बस बदल क्या जाएगा, हाई वॉल्यूम, अगर आपकी वॉल्यूम हाई है तो कांस्टेंट यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट मेरा प्रोपोर्शनल है V के, V पे डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट जो मेरा हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और लो वॉल्यूम पे, कम वॉल्यूम पे क्या होगा, अगर वॉल्यूम आप घटा देंगे तो कम वॉल्यूम पे कैसा हो जाएगा, जो मेरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ये हमारा गे-लुसैक्स है। यहां पे भी टेम्परेचर मेरा केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं, यहां एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह रहे हैं। ओके, अच्छा, कई जगह आप देखोगे जब ये ग्राफ बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने ये वाला ग्राफ बनाया है, तो आप देखोगे बहुत सारी बुक्स में आप एक चीज नोटिस करोगे, जब जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया V वर्सेस T, तो आप देखोगे वो ग्राफ ऐसे बनाता है और यहाँ डॉटेड डॉटेड करके ले आता है। ऐसा क्यों करता है, सोचो। क्योंकि हम लोग यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, 0 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर है, हम कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए वो डॉटेड करके लाता है। मतलब हमें किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे जहां उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है ना, 0 से ज्यादा वैल्यू है, वहां तो हम इसको निकाल सकते हैं, बट उससे कम टेम्परेचर पे ला नहीं पाएंगे, इसलिए इसको डॉटेड करके, ठीक है, इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, ऐसे डॉटेड करके दिखाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर बुक्स में यहाँ डॉटेड करके क्यों दिखा हुआ है। तो ये जो डॉट डॉट डॉट्स बना देता है, इसका मतलब है ये बहुत कम टेम्परेचर है, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, 0 केल्विन तक कोई पहुंचा ही नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है ना, सो आप ये चीजें याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, आपको थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। सो यहाँ पे भी हम गे-लुसैक्स लॉ अगर पढ़ चुके हैं तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ग्राफ बनाएंगे P वर्सेस T पे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो P वर्सेस T में बनेगा। अगेन मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेशर रखता हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर रख रहा हूँ, और आपको पता है यहाँ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसा आएगा, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब मैं अलग अलग स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ और आप लोगों को सोचना है कौन सी स्ट्रेट लाइन कौन से टेम्परेचर के लिए होनी चाहिए, यानी कि मैं यहाँ 3 टेम्परेचर लिख देता हूँ, T1, T2, T3। ठीक है ना, नॉट टेम्परेचर, सॉरी, अलग अलग वॉल्यूम्स के लिए, नॉट टेम्परेचर, अलग अलग वॉल्यूम्स के लिए, V1, V2, V3। ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए नहीं, अलग अलग वॉल्यूम के लिए, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसी को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको, हम इसको याद रखेंगे, इस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक भी कहते हैं। कोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक भी कहते हैं। आइसोकोर्स हैं ये, इनको आइसोकोर्स कहा जा सकता है, ये जो बन रहे हैं इसको आइसोकोर्स कहा जाता है। जैसे आइसोथर्म्स होते हैं जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोबार्स होते हैं जहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, इनको आइसोकोर्स कह सकते हैं। यानी कि यहाँ हर जगह वॉल्यूम V1 है, यहाँ हर जगह वॉल्यूम V2 है, यहाँ पे हर जगह वॉल्यूम V3, हर पॉइंट पे वॉल्यूम V3 है। तो हमने देखा था यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या बता रहा था, हाई वॉल्यूम पे कांस्टेंट स्मॉल,
लो वॉल्यूम पे कांस्टेंट लार्ज जब आप P वर्सेस T की बात करेंगे, प्रेशर y एक्सिस पे और टेम्परेचर x एक्सिस पे रखेंगे, तो कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। यहां पे भी आप एक चीज याद रखना, ये ग्राफ जब वो बनाता है तो यहाँ डॉट डॉट करके दिखाता है, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके दिखाता है। तो आप समझ जाना वो जो डॉट्स बनाता है यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, आप एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे इसकी नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम ध्यान से देखें अब इस ग्राफ पे अगर हम चर्चा करें, हमें पता है सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पे T3 वाले V3 वाले का है, सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पे V3 वाले का है, यानी कि V3 सबसे कम होगा, V3 लेस देन ये और लेस देन ये, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगी V1, क्योंकि जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना स्लोप कम होगा। हाई वॉल्यूम पे स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा। और वैसे ही अगर मैं यहाँ टेम्परेचर वर्सेस, यहाँ पे अगर मैं T वर्सेस P बनाता तो फिर ग्राफ हमारा कुछ अलग आता, यहाँ पे चीजें बदल जाती। यहाँ पे अगर मैं तीनों ग्राफ एक साथ बनाऊं, मतलब यहाँ पे रख दूं मैं टेम्परेचर, यहाँ पे रख देता हूँ प्रेशर, अगेन यहाँ पे तीन ग्राफ बना दिए जाएंगे। एक ग्राफ ये मान लेता हूँ, एक ग्राफ ये मान लेता हूँ, एक ग्राफ मैं यहाँ पे ये वाला कंसीडर कर लेता हूँ, ये टेम्परेचर सॉरी ये वॉल्यूम पे है ना, ये वॉल्यूम में मान लेता हूँ V1, यहाँ मान लेता हूँ V2, यहाँ पे मान लेता हूँ V3। अब देखो ऊपर वाली वॉल्यूम को V1 माना है मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप V1 का है, फिर V2 का है, फिर V3 का है। पर यहाँ पे जो मेरा स्लोप है ना, वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ स्लोप इंक्रीजेस विद क्या है, वॉल्यूम। यहाँ स्लोप इंक्रीजेस विद वॉल्यूम, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पे उल्टा है, जो यहाँ पे हो रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है। यहाँ हाई वॉल्यूम पे ज्यादा स्लोप आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि यहाँ पे जिसका स्लोप ज्यादा है वो V1 है, फिर V2, फिर V3। तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 V2 से ज्यादा है, V2 V3 से ज्यादा है। ठीक है, सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, आप इस तरीके से ये ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब आप लोग ग्राफ बना सकते हैं P बाई टी का, P बाई टी इसका ग्राफ किसके साथ बना सकते हैं, वर्सेस P और T, किसी के साथ भी बना सकते हैं, दोनों के साथ सेम तरीके का ग्राफ यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, दोनों में सेम तरीके का ग्राफ आएगा, यानी कि अगर मैंने इस एक्सिस पे रख दिया P बाई टी और यहाँ पे रख दिया P रख दिया या फिर T रख दिया, कुछ भी रख सकता हूं, और अब यहाँ पे ये ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। एक बार ये रख देते हैं किसी V1 वॉल्यूम पे, एक बार ये वाला ग्राफ रख देते हैं किसी V2 वॉल्यूम पे। हमें पता है ये दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि P बाई टी वर्सेस P, क्योंकि P बाई टी यहाँ कांस्टेंट है ना, P बाई टी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो P बाई टी कांस्टेंट है, P बाई टी इज अ कांस्टेंट। बट ये वाला कांस्टेंट क्या है, हाई वॉल्यूम पे छोटा, छोटी वॉल्यूम पे ज्यादा है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप P1 बाय T1 को P2 बाय T2 लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे भी हम जानते हैं हाई वॉल्यूम मेरी V1 होगी, लो वॉल्यूम V2 होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कम होती है हाई वॉल्यूम पे, ज्यादा होती है लो वॉल्यूम पे। और ऐसे ही यहाँ पे भी हम सेम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी सेम मैं T बाय P कर सकता हूं, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूं T बाय P वर्सेस प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी हम ग्राफ बना सकते हैं, एक बार इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं T बाय P रख देता हूँ, यहाँ वर्सेस P और यहाँ T, इस तरीके से लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी कंपेयर कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको स्लोप जीरो ही मिलेगा इसका, और आप देख सकते हो ऐसी दो लाइंस मिलेंगी आपको, ऐसी दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, एक वॉल्यूम V1 एक वॉल्यूम V2। यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट है अगर हम ध्यान से देखें उसके बारे में हम जानते हैं, जब मैं यहाँ T बाई P देखूंगा तो T बाई P रखूंगा तो कांस्टेंट V बाई एन आर आएगा, जो कि हाई वॉल्यूम पे हाई है, लो वॉल्यूम पे लो है, यानी कि यहाँ डेफिनेटली V2 ग्रेटर देन V1 होगा। ठीक है ना, V2 ग्रेटर देन V1 होगा। ठीक है, सो यहां पे मैंने तीन लॉस पढ़ाए और तीन लॉस में कुछ ग्राफ बनवाए, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप देख सकते हो, इन ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। इसके अलावा द प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इंक्रीजेस बाय 0.4% व्हेन द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस
फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो क्या करें हम? देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत आसान भी है। यहां पे आपको बोल रहा है प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ क्लोज वेसल। तो हम लोगों को थोड़ा सा यहां से अपना दिमाग चलाना है कि जब वो बोल रहा है यहां पे क्लोज्ड वेसल है, तो क्लोज वेसल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं बदल सकते, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ सकते, नहीं घट सकते, ये बात आप याद रखना। और यहाँ पे अगर क्लोज वेसल है तो गैस अपनी वॉल्यूम को बढ़ा या घटा नहीं सकता, उसको उसी चैम्बर में रहना है। ठीक है ना, यहाँ क्लोज वेसल है, उसको उसी चैम्बर में रहना है, वो अपनी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम है जीरो, मतलब डेल्टा वी यहाँ पे जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे जीरो है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोगों को पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो मैं P इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट टाइम्स T लिख सकता हूँ, कुछ भी कांस्टेंट ले लिया टाइम्स T। तो मैं यहाँ पे अगर रिलेटिव चेंज देखूं, मैं डेल्टा P बाई P को लिख सकता हूं डेल्टा T बाय T, इस तरीके से लिख सकता हूं। जो भी हमारा रिलेटिव चेंज आएगा प्रेशर में, दैट विल बी रिलेटिव चेंज इन टेम्परेचर। के तो कांस्टेंट है, जैसे यूनिट डायमेंशन में करते थे वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ डेल्टा पी हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या दिया हुआ है? द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 0.4%, यानी कि हमें दिया है डेल्टा पी बाय पी, ये जो हमें दिया है इनटू 100 परसेंटेज में दिया है ना, ये 0.4 दिया है। तो जो फ्रैक्शनल चेंज है डेल्टा पी बाई टी, ये आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 100। ये गिवन है हमें। और क्या गिवन है हमें बताओ? और हमें गिवन है टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1%, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर इज चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी टेम्परेचर इज चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये दिया है हम लोगों को। तो 1 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमें निकालना है टी। तो हम लोगों से टी पूछा गया, ये पूछा गया है, तो डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू हमें पता चल गई 0.4 डिवाइडेड बाय 100 है। डेल्टा टी हम लोगों को पता चल गया 1 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आप ध्यान से देखोगे टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे सर डेल्टा टी को केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, बात एक ही है। आप इसको 1 डिग्री सेल्सियस की जगह 1 केल्विन भी ले सकते हो, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज टेम्परेचर है। यहां से जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा, यहां से जो आंसर आएगा वो केल्विन में ही आएगा। ये याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में हो सकता है, पर यहां जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही आएगा। यानी कि यहां से अगर आप निकालना चाहते हो, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो टी को इधर ले जाते हैं, है ना, टी को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, 100 को उधर, 0.4 को इधर, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 0.4 आ जाएगा, यानी कि ये 1000 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, यानी कि 250 केल्विन आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 250 केल्विन। ठीक है, तो 250 केल्विन ये ऑप्शन है। ये मत सोचना, हो सकता है एग्जाम में ये डिग्री सेल्सियस में दिया हो, तो ये मत डिग्री सेल्सियस में मत लगाया ना, कहीं आप सोचो कि सर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में तो टी भी डिग्री सेल्सियस में आएगा। नहीं, ये गड़बड़ मत करना। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में ही है, हम उसको 1 केल्विन ही लिख सकते हैं। ओके, एवोगैड्रोस लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि इन्होंने अपने लॉ में कहा था अगर इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल प्रेशर है, इक्वल टेम्परेचर है, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों सेम कर दें तो नंबर ऑफ जो हमारे मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है ना, ये एवोगैड्रो का लॉ था। यानी कि कोई भी गैस ले लो, कोई भी, है ना, अगर उस पर इक्वल वॉल्यूम, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल प्रेशर रखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें सेम आएंगे। इसके अलावा आप एवोगैड्रो नंबर से थोड़े से वाकिफ होंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है भाई? जैसे हम लोग बाजार से कुछ चीज लेने जाते हैं, हम बोलते हैं भाई अपनी देसी भाषा में, है ना, 1 दर्जन अंडे लिया, 1 दर्जन केले लिया, ऐसे बोलते हैं ना, बोल देते हैं, है ना। तो 1 दर्जन का मतलब होता है, वहां पे 1 दर्जन का मतलब होता है 12, है ना। बट यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे हैं, एटम्स में डील कर रहे हैं, गैसियस स्टेट में डील कर रहे हैं, जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है भाई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ी यूनिट लेते हैं, नंबर की एक बड़ी यूनिट लेते हैं जिसको मोल्स कहते हैं। तो यहाँ हम सीधा बोलते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। यहाँ मोल का मतलब है बहुत बड़ा नंबर होता है मोल का।
ठीक है ना। मोल का मतलब यहाँ पे क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि आप समझना ध्यान से, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे अगर क्लियरली स्पेसिफाई करना होता है, यहाँ क्या है 1 मोल ऑफ पार्टिकल, मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ पार्टिकल। अब ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो भी है, इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ पेन तो इतने पेन्स होंगे, 1 मोल ऑफ इरेजर्स तो इतने इरेजर्स होंगे, 1 मोल ऑफ बॉटल्स तो इतनी बॉटल्स होंगी, तो 1 मोल ऑफ एटम्स इतने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल होंगे, इतने पार्टिकल्स। इस नंबर को ही स्पेशल नंबर बोला गया, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो यानी कि इसी को हम Na कहते हैं। Na का मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है A, ठीक है ना, कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में A लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना, इन्हीं को एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है, इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। आप लिख सकते हो 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सिंपल सी थिंग है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता चल गया है ना। एवोगैड्रो नंबर के बारे में हमें पता चल गया। थोड़ा सा अब चर्चा नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के बारे में भी हम करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। मोल का भी बहुत मोल है भैया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है ना, बहुत अनमोल है, नाम इसका मोल है, पर ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। मोल, मोल का मतलब क्या है भैया, मोल का मतलब होता है, हम इसको स्मॉल एन से लिखते हैं सबसे पहले। इसकी जो नोटेशन है ज्यादातर स्मॉल एन से आपको बुक्स में मिल जाएगी, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं हम। इसको हम लिखते हैं स्मॉल एन से, इसको हम बोलते क्या है, मोल कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज में डिफाइन भी किया गया। आपने 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ी है, तो उसमें इसको डिफाइन भी किया गया है। इसका जो फॉर्मूला है वो है मास इन ग्राम। ठीक है ना, जो भी आप मास ले रहे हो, ठीक है ना, इन ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको आप, अगर आपका एटम है तो एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आप डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट, जो भी आप कहना चाहोगे, इसी को हम नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सिंपल सी चीज है। यानी कि इसका काम कहाँ आता है, कैसे हम देख सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं, सीधी सी बात है, मान लो मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे आप इसको केमिस्ट्री में बहुत जगह घिसते हो भाई, मुझे पता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं 64 ग्राम ऑफ O2 गैस है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, ठीक है ना। इसमें फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, ठीक है ना। यहां पे आपको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स ऑफ O2 गैस, ठीक है ना। तो आपको 64 ग्राम में, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के। तो क्या करें, बहुत सिंपल सा केस है। यहां पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या कहता है, जो भी मेरा मास है ग्राम में, यानी कि 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोचो। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक एटम का, अगर आप ध्यान से देखोगे, उसका क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है इसका, अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे ऑक्सीजन का, वो होता है 16, तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 32, है ना। तो इसका मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास हम देखेंगे 32 हो जाएगा। तो आप इसको 32 से डिवाइड करोगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आपका काम है अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना। यानी कि अब आप कैपिटल N से इसको डिनोट कर रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो इसका मतलब होता है जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। N का मतलब नंबर ऑफ
मोल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और आप जानते हो कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स है, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 12.04, मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, 12.4046 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इतने मॉलिक्यूल्स मेरे ऑक्सीजन के यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। सो ये मोल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ओके, आप देखते हो कहीं जगह अलग अलग तरीके से भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे यहाँ मोल को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कई जगह इसको अलग अलग तरीके से भी बताया जाता है, जैसे कि वो ऐसे भी बताता है, मोल को अलग तरीके से भी डिफाइन करता है। उसके लिए हम समझ सकते हैं, अभी हम मोल पे ही चर्चा कर रहे हैं, मोल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको अगर बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स 1 कब होंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स को देखें तो आपने देखा था वो मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास था, है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास था, यानी कि मैं स्मॉल m से इसको लिख देता हूँ, कैपिटल M से मोलिकुलर मास को लिख देता हूँ, और नंबर ऑफ मोल अगर 1 होगा तो मास मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा ना। अगर मैं n को 1 डाल दूं तो m के बराबर आ जाएगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक मोल का मतलब है, अगर मैं बोलूं एक मोल का मतलब क्या है, अगर आपकी गैस का मास मोलिकुलर मास के बराबर हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स वहां पे क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स वहां पे कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। व्हेन मास बिकम्स मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स 1। इन 1 मोल मास ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास। फॉर 1 मोल आप लिख सकते हो, फॉर 1 मोल आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मास ऑफ गैस is equals to molecular mass या molecular weight, जो भी आप इसको पढ़ते हो, molecular mass या molecular weight जो भी आप कहते हो, ठीक है ना। ये जस्ट मोल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की। ओके, यहां पे एक सवाल है, आप इसको कर सकते हो क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2, N2 एंड हीलियम गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच ऑफ दीज विल हैव स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हमने देखा था, अगर वॉल्यूम सेम हो, प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, तो सभी की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑल द गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसने बताया था ये, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एवोगैड्रो ने। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे डिस्कशन किया था, सो मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पे भी चर्चा की थी। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सो यहां से एवोगैड्रो लॉ से हमें पता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये थोड़ा सा कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल वर्जन है। आप देख रहे होगे आज क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज बेस बनाया जा रहा है ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन ज्यादा कर सकें। तो आज एक लेयर बनाई जा रही है, एक कंसेप्चुअल यहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है, एटमोसफेयर बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले सेशंस में मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊं तो आपको वो चीजें पता हो। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखें ना, तो ये लेक्चर जरूर रिवाइज करके देखें, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक अच्छे से बनो। अरे नींव मजबूत होगी, इमारत अपने आप ही खड़ी हो जाएगी। बुनियाद पे ही सब कुछ खड़ा होता है बेटा, बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए। इमारत की परवाह मत करो, वो तो अपने आप ही बन जाएगी। बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ काम आती है, सबसे नीचे बॉटम पे, वहीं से बेसिस आपके बेसिक्स बनते हैं। जब जब बेसिक्स अच्छे बनते हैं तो अपना भी सब कुछ चलता जाता है, फिर टेंशन नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, और ये बहुत ज्यादा आपको करना भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा इफ्यूजन पहले समझाया। इफ्यूजन का मतलब क्या है, आप कई बार ये वर्ड पढ़ते हो, इफ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एस्केप ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होल सच एज इन अ बलून इन एन एवोक्यूएटेड स्पेस। जैसे बलून में छोटा सा एक होल हो, जरा सा स्पेस, और उसमें से गैसेस लीक करती रहती हैं, डिफ्यूज करती रहती हैं, बाहर की तरफ जाती रहती हैं। इसको, इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन भी कुछ कुछ इसी तरीके से है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राम्स लॉ ने क्या दिया था, हमें एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, जो भी आप बोलना चाहो, वो किसके प्रोपोर्शनल है, ऑफ द गैसेस इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ मोलर मास। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे,
R1/R2 रेट ऑफ इफ्यूजन है ये, ठीक है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन जो गैस लीक आउट कर रही है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, दिस इज अंडर रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1। m2 और m1 क्या है, मोलिकुलर मास है या मोलर मास है हमारे गैस के, ठीक है ना, दिस इज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द गैसेस। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें बस ये पता होना चाहिए। चांसेस बहुत कम है इसके बारे में पूछने के, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन कभी पूछा गया है या पूछा जाएगा आपसे। थोड़ा सा केमिस्ट्री में चले जाते हैं इसको पढ़ने के लिए, बट ठीक है, जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन ही तो है, तो हम अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करके चलते हैं कि हमें पता, हमसे दो गैसेस दे दिया जाए, हमें बोले एक ऑक्सीजन है, एक हीलियम है, तो आप क्या मान के चलते हो, किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसमें फ्यूजन कम होगा, जिसका कम है उसमें फ्यूजन ज्यादा होगा। छोटे गैस पार्टिकल है, ज्यादा फ्यूज करेंगे, ज्यादा डिफ्यूजन करेंगे। मोटे गैस पार्टिकल है, मास ज्यादा है, वो ज्यादा फ्यूजन या ज्यादा डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। छोटे मॉलिक्यूल ज्यादा फ्यूज करेंगे, छोटे मॉलिक्यूल शैतान होते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स थोड़े से समझदार होते हैं, उनमें थोड़ी समझ आ जाती है, बड़े हो गए हैं, मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है, ऐसे समझना, बड़े हो गए, मैच्योरिटी हो गई, अब लीक नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएंगे, लीकेज कम होगा, डिफ्यूजन कम होगा, फ्यूजन कम होगा। छोटे मॉलिक्यूल सर बहुत नोटी हैं सर, हमारी तरह, है ना, छोटे से नोटी नोटी मॉलिक्यूल्स हैं, वो जरूर जाएंगे, ठीक है ना, वही फ्यूजन ज्यादा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन्होंने क्या कहा था, थ्योरेटिकल वर्जन है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जहां इतनी थ्योरी पढ़ी है इनको भी समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, अगर आप किसी कंटेनर में कोई गैस ले, देखो मैं पहले पहले इनका स्टेटमेंट बता देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, हमने यहाँ मिक्सचर लिया है कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, is equal to, occupying a volume is equal to the sum of the partial pressure which gases would exert if it alone occupied the same volume। यानी कि कहने का मतलब है, आपने एक चैम्बर लिया, आप ऐसे समझो, आपने एक गैस चैम्बर लिया और इसमें पहले ये कोई गैस रख दी, ठीक है ना, यहाँ पे एक चैम्बर लिया और इसमें ऐसे कोई गैस रख दी, ठीक है ना, इस चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो हमने रख लिया V, ठीक है। तो मैंने माना कि ये जो गैस है इसकी वॉल्यूम यही है, ठीक है ना, इसकी वॉल्यूम यही है, और ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है चैम्बर पे, ये कुछ प्रेशर लगा रही है P1, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सेम चैम्बर में अब मैंने गैस बदल दी, ठीक है ना, सेम चैम्बर सेम वॉल्यूम में अब मैंने क्या कर दी, गैस बदल दी, एक अलग तरीके की गैस रख दी, ठीक है ना, एक अलग तरीके की गैस रख दी, वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना, तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है P2। फिर सेम चैम्बर में मैंने फिर दोबारा से गैस बदल दी, ठीक है ना, ऐसे मैंने बार बार किया, एन टाइम्स, बहुत सारी गैसेस को अलग अलग रख के देखा, मेरे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की गैस थी, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी P3 एंड सो ऑन, ऐसे एन नंबर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस ले ली मैंने। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, एन नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस मैंने लेके देख ली, और सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, सेम वॉल्यूम है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, ये सेम चैम्बर है, एक बार ये वाली गैस रखी, एक बार ये वाली, अलग अलग गैस में रख के देखता जा रहा हूं। फिर मैंने कहा कि इसी चैम्बर में मैं सारी गैसेस को मिक्स कर देता हूं, सेम चैम्बर में मैंने अब सारी गैसेस क्या कर दी, मिक्स कर दी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ ग्रीन वाली गैस भी है, ठीक है ना, यहाँ पे पिंक वाली गैस भी है, ठीक है, यहाँ पे ये येलो वाली गैस भी है, तीनों गैसेस हैं, ठीक है ना, पर ये नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट करके कोई बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह नहीं कर रही है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो इनको फर्क नहीं पड़ता दूसरे गैस के होने से, ये अभी भी वही करेगी जो पहले कर रही थी, पहली वाली गैस अभी भी P1, दूसरी वाली अभी भी P2, तीसरी वाली अभी भी P3, सारी गैसेस अभी भी सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, यानी कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो P1 प्लस P2 प्लस P3 टिल जितनी भी आपने गैसेस डाली हैं, ठीक है ना, जितनी भी आपने गैसेस डाली हैं सबका पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर मतलब जो अकेले वो लगा रही थी इनको पार्शियल प्रेशर कह रहे थे, यानी कि हर गैस का अपना जो प्रेशर है उसी को हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, जो भी गैस यहाँ पे प्रेशर अपना एक्सर्ट कर रही थी उसी को हम पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं। अरे जो वो पहले लगा रही थी अभी भी वही लगाएंगी, मैंने इंडिविजुअली रख के देखा, पहले एक एक को अकेले अकेले मौका दिया कि आप कितना लगा सकते हो, इसने बोला P1, इसको मौका दिया, इसने बोला P2, इसको P3 P4, सारी गैसेस को रखा, अलग अलग गैसेस का अलग अलग प्रेशर मिला, P1 P2 P3 P4 Pn। अब अगर सबको एक साथ लगा दूं, चैम्बर में डाल दूं, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, बॉन्ड बॉन्ड बना दिया तो अलग बात है, फिर वो बात नहीं रह जाएगी, यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग लिखा गया है स्पेशली तो रखना है। अब वो जो प्रेशर लगाएगी वो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, सब अपना अपना प्रेशर लगा रही है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, सारे प्रेशर जुड़ जाएंगे, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, सम ऑफ दी पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर था उसको पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं,
यही इन्होंने अपनी स्टेटमेंट पे यहां पे लिखा भी है। ठीक है ना, सिंपल सा लॉ है, डेल्टन्स लॉ है। शायद आप भी बता देते, डेल्टन से पहले आपको मौका दिया जाता तो आपके नाम पे ये लॉ बन जाता, शायद आप बता देते, है ना। ठीक है, चलो आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो बहुत देर से हम चर्चा कर ही रहे हैं, बट एक बार इस पे फिर से चर्चा कर लेते हैं। ये है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। याद रखेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हमें पता है पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है यहाँ पे, दिस इज गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 8.314 है। बट कब है, अगर आप इसको किस में ले रहे हो, जूल्स में, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मैंने आपको बोला था ना, प्रेशर अगर आप यहाँ पे ले लोगे पास्कल में, वॉल्यूम ले लोगे मीटर क्यूब में, इनको मल्टीप्लाई करोगे। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से कर रहे हो, न्यूटन मीटर आ जाएगा, जूल आ जाएगा। इन दोनों की जो कंबाइंड यूनिट है, इन दोनों की जो कंबाइंड यूनिट है, आप देख सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसकी जो कंबाइंड यूनिट है वो एनर्जी की है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एनर्जी जैसी क्वांटिटी है। अरे करके देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इनटू मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर आ जाएगा, तो इनकी कंबाइंड यूनिट न्यूटन मीटर है, जिसको आप जूल कह रहे हो, एनर्जी कह रहे हो। ठीक है ना, इसी को आप जूल कह रहे हो। इसकी अगर आप कंबाइंड यूनिट की बात कर रहे हो, ये जूल है यानी एनर्जी है। तो आप देख सकते हो, अगर आप आर की यूनिट निकालना चाहते हो, एन को इधर ले जाओ, टेम्परेचर को इधर ले जाओ, तो अगर आप यूनिट की बात कर रहे हो, आर की यूनिट क्या होगी, है ना, यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात करें ऑफ गैस कांस्टेंट, तो वो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो, ये आ जाएगा जूल पर एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल, है ना, एमओएल लिखते हैं इसको, और यहाँ पे केल्विन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो आप देख सकते हो 8.314 इसकी अगर ऐसा यूनिट है, तो जूल पर मोल, है ना, आप ऐसे भी लिखते हो, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैसेस इसको फॉलो करती हैं। आइडियल गैसेस होती क्या है, अभी हम इन पे भी चर्चा करेंगे। हम आइडियल गैसेस कहते किसको हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, पर आप याद रखना ये आइडियल गैसेस है। आइडियल गैसेस, हर आइडियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी ही करेगी। ओके, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। ठीक है ना, अगर हम बात करें ये कैसे एक रियल गैस से अलग है, ठीक है ना, रियल गैस से कैसे डिफरेंट है। रियल गैस का मतलब है वो आइडियल नहीं है। ठीक है ना, रियल गैस का मतलब है वो आइडियल नहीं है। तो आइडियल कैसे नहीं है, आइडियल में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, आइडियल गैस होती है नॉन इंटरेक्टिंग, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। पहले हम यहां से देखें रियल और परफेक्ट गैस का मतलब क्या है। अगर हम यहां से, सॉरी, आइडियल और परफेक्ट, परफेक्ट गैस को ही आइडियल गैस कह रहे हैं। आइडियल और परफेक्ट गैस का मतलब यहाँ पे ये है, दिस इज नॉन इंटरैक्टिंग, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करती। नॉन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इन गैसेस में आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हुए मिलेंगे, वो एक दूसरे से कोई इंटरैक्शन नहीं देंगे, हेंस नो पोटेंशियल एनर्जी, हेंस नो पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आपको नजर आएगी। ठीक है ना, उनके बीच में कोई आपको पोटेंशियल एनर्जी नजर नहीं आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। और उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है, separation between molecules is very large. Separation between molecules are very large. molecules एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये कई बार ऐसे भी बोलते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, मान लेता हूं ये मॉलिक्यूल का डायामीटर है ना, स्मॉल डी का मतलब है ये मॉलिक्यूल का डायामीटर है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, ये इसका डायामीटर है, दोनों का डायामीटर सेम है मैं मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने एवरेज डिस्टेंस ले लिया आर, ये इन दोनों के बीच का, मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस आर है, और उनका डायामीटर मेरा डी है। तो हम ये भी बोलते हैं यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस है वो डायामीटर से बहुत ज्यादा बड़ा है। एवरेज डिस्टेंस इज वेरी 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 लार्ज देन द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एवरेज डिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन द डायामीटर। एवरेज डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है डायामीटर से, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी आइडियल गैस और परफेक्ट गैस होती हैं, ये आपस में ऐसे ही करती है, नो लॉस, है ना। ठीक है ना, नो एनर्जी लॉस, यहाँ पे हमारी गैस में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस ड्यू टू कॉलिजन।
अगर वो कहीं टकरा भी रही हैं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर कोलिजन्स हो रहे हैं तो वो इलास्टिक है ना। सो यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं अगर वो कर भी रहे हैं। मैं वैसे अभी इसको पॉइंट्स में फिर से लिखवा भी दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, ओनली इलास्टिक कोलिजन्स आर अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन्स की हम बात ही नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं इसके अलावा। अब आप बोलोगे सर रियल गैस कैसी है, रियल गैस इससे अपोजिट है। रियल गैस में इंट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो रियल गैस अलग तरीके से बिहेव करती है। रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो भी नहीं करती। रियल गैस ऐसी सी कुछ इक्वेशन फॉलो करती है, P माइनस यहाँ पे आ जाता है आपका n स्क्वायर, ठीक है, A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, और यहां से इक्वेशन आती है V माइनस एन बी और इज इक्वल्स टू यहां से nRT। इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनती है, कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है। यानी कि यहां पे इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। रियल गैस इक्वेशन अलग है आइडियल गैस इक्वेशन से। यहाँ पे ए और बी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है ना। ए और बी कोई कांस्टेंट है, वी का मतलब वॉल्यूम है, पी का मतलब प्रेशर है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। तो इन जनरल रियल गैस ऐसी इक्वेशन फॉलो करती है। हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना इसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होता। पर रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर सकती है अंडर सम कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। रियल गैस आइडियल गैस बन जाती है कब, ठीक है ना। रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ठीक है ना। ये कब बिहेव करती हैं, बिहेव लाइक आइडियल गैस। ये कब करती हैं, क्या ये कर भी सकती हैं, ठीक है ना। ये कब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, किस कंडीशन में, ठीक है ना। कब कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में फॉलो करती है, व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, एंड प्रेशर इज वेरी लो, एंड प्रेशर इज वेरी लो। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये कंडीशन आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा और लो प्रेशर हो जाएगा तो एक रियल गैस भी आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो कर सकती है। फिर ये भी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो कर सकती है। रियलिटी में रियल गैस अलग होती है, आइडियल गैस अलग होती है। जो भी गैसेस होती हैं वो रियल गैस ही होती है, बट वो आइडियल गैस की कंडीशंस को फॉलो कर सकती हैं। कब कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। कब कर सकती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो। ऐसा क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज मूव कर रहे होंगे, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। और अगर हमारा प्रेशर बहुत कम हुआ तो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। हाई टेम्परेचर पे इंटरेक्शन नहीं होगा, लो प्रेशर पे वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमारी हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है ना। सो ये कुछ कंडीशन है जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, वैसे अगर हम ध्यान से देखें, आप लोग एक बात याद रखना, ये ग्राफ आप याद रखना फॉर रियल गैस, ठीक है ना। आप एक ग्राफ याद रख सकते हो फॉर रियल गैसेस। तो रियल गैस में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है ना, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो मैं ये ग्राफ बना रहा हूं पीवी डिवाइडेड बाय टी का, है ना। पीवी डिवाइडेड बाय टी ये होता किसके इक्वल है, एनआर। पर ये कौन फॉलो करेगा, ये रियल गैस करेगी आइडियल गैस, सोचो। ये कौन फॉलो करेगा, दिस विल फॉलो बाय आ कौन सी गैस, रियल या आइडियल, कौन सी, आइडियल गैस। ये कौन फॉलो करेगा, आइडियल गैस, रियल गैस नहीं फॉलो करेगी। तो अगर रियल गैस के लिए ग्राफ बनाए तो सर कैसा आता है, रियल गैस के लिए आपको पता है ये कांस्टेंट आना चाहिए, पर रियल गैस के लिए आता नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे रियल गैस के लिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ऐसा सा नजर आता है। रियल गैस के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है ना। फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें, ये किसी टेम्परेचर T1 पे है, फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कर्व थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। फिर टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दें तो ये ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे हो जाता है। और टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा दें, है ना, काफी ज्यादा बढ़ा दें तो ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। यानी कि ये हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। ये मेरा आइडियल गैस है,
ठीक है ना, दिस इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ वाई एक्सिस पे पीवी डिवाइडेड बाई टी रखा है मैंने, और एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप, प्रेशर या वॉल्यूम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, प्रेशर या वॉल्यूम आप कुछ भी रख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है ना। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये ग्राफ हमारा क्या है, ये रियल गैस के लिए ग्राफ आपको नजर आ सकता है। दिस ग्राफ इज फॉर द रियल गैसेस। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ वेसल ऑफ अ वॉल्यूम 2 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने सब्जेक्टिव सवाल दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो अब हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए PV डिवाइडेड बाय RT को यूज करें। प्रेशर कितना दे रखा है, हम अगर ध्यान से देखें, हमें प्रेशर दे रखा है 10 की पावर 5 पास्कल, हो गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 लीटर्स। 2 लीटर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम ध्यान से समझें, हम लोगों को पता होता है कि 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर्स होते हैं। ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखें 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर होते हैं, यानी कि 1000 लीटर्स होते हैं। ये बात आप याद रखना। तो 1 लीटर की अगर मैं बात करूं, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होंगे। ठीक है ना, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होंगे। तो इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, हमें ऐसा यूनिट में वॉल्यूम को लिख लेना चाहिए। यानी कि मेरा जो वॉल्यूम होगा 2 इंटू 10 की पावर -3 होगा, और डिवाइडेड बाय आर की बात करें 8.314, इसको हम चूज कर सकते हैं। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, यहां पे हम लोगों को टेम्परेचर लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं 273 केल्विन लिख सकता हूं। तो ये कैलकुलेशन अब हम लोगों को परफॉर्म करनी है। मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर हम एग्जाम की बात करें, वहां पे हमें ये फॉर्मूला दिया जाएगा, हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, हमें करेक्ट ऑप्शंस मैच करने होंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ अगर आप पावर देखो तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर +2 आ जाएगा। और ऊपर 2 है, नीचे 273 है, यहाँ पे 8.314 है ना। तो आप देख सकते हो इसको 1 टाइम्स, और इसको लिख सकते हो 4.15 अप्रोक्सीमेटली, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 4.15 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 273 में। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली नीचे 1 बाय, आप देख सकते हो नीचे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ 4 है, और मान लो यहाँ 250 होता तो ये 1000 के आसपास आता। तो नीचे आप अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको बता रहा हूँ, नीचे कुछ 1100 के आसपास या 1000 के आसपास आ जाएगा। तो मैं 10 की पावर 3 रख देता हूँ नीचे, अप्रोक्सीमेटली मैं रेंज में कर रहा हूँ। तो 10 की पावर -1 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से 10 की पावर -1 के आसपास आ जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, सो 1/10 आसपास नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -1। तो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 22, ये मेरे पार्टिकल्स हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक रेंज निकाली है बेटा, मतलब 10 की पावर 22 पार्टिकल्स के आसपास आ जाएंगे। मैंने सिर्फ एक रेंज निकाली है, मैंने ऐसा नहीं किया एग्जैक्ट आंसर निकाला है। सो इस तरीके से जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि ये मेथड यूज करना है, दिस इज अ मेथड ओनली। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की है, मैंने एग्जैक्टली इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया है, आप देख सकते हो। दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट मेथड, क्योंकि अगर यहाँ 4 होता, 250 होता, तो नीचे 1000 आता, तो मैंने ऐसा मान के चला है अप्रोक्सीमेटली। आप इसको पावर्स में अगर चेक करो तो इसके आसपास आंसर आएगा। सो जस्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हो। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, प्रेशर दे दे, वॉल्यूम दे दे, तो आप इस तरीके की अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। आप लोग चाहें तो होमवर्क में इस क्वेश्चन को नोट करें और मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। कुछ एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जिसमें से मेजरली मैंने आपको बता दी। यहां पे हम गैस को आइडियल गैस मान के चल रहे हैं। गैस को आइडियल गैस किन कंडीशन में, किन सर्कमस्टेंसेस में हम मान सकते हैं, कब कह सकते हैं कि कोई गैस आइडियल गैस है भाई, कब मैं कह सकता हूं ये गैस आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स बताए हुए हैं, एक बार फिर से देखते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था
जो एवरेज डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा किससे होगा, डायमीटर के कंपैरिजन में होगा। तो ये पॉइंट वही एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू एवरेज डिस्टेंस। During their random motion, they collide against one another and the walls of the containing vessel. The collisions of the molecules with one another and with the wall are perfectly elastic. तो यहाँ पे हमने जो collision माने हैं ना, वो हम लोग मान के चल रहे हैं perfectly elastic collisions, यानी कि यहाँ मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का कोई यहां पे लॉस नहीं होना चाहिए। कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होनी चाहिए, है ना, बदलनी नहीं चाहिए सिस्टम की, वो हमेशा कंजर्व रहेगी। Molecules are always in random motion and obey Newton's law of motion. They have velocity in all direction ranging from 0 to infinity. यानी कि अगर आप किसी चैम्बर में मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं तो सभी मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम है, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन में नहीं है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे इस रूम में, मेरे सामने ये रूम है, ऐसा कोई भी दीवार नहीं है जहां मैं ये बोल सकूं कि इस पे ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं या उस पे ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं या फिर उस डायरेक्शन में ज्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हैं। कोलिजन्स तो अलग बात है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इस डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं या इधर ज्यादा जा रहे हैं या ऊपर ज्यादा जा रहे हैं या नीचे ज्यादा जा रहे हैं। हर डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल के जाने की प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, वो सेम है। अब मैं मॉलिक्यूल हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे मॉलिक्यूल मान लो, अब मेरे मनमानी कर सकता हूं, मेरा मन मैं इधर जाऊं, मेरा मन मैं इधर जाऊं, मेरा मन मैं सीधा जाऊं या पीछे जाऊं, मतलब मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है मैं इधर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं इधर ही जाऊंगा, कहीं भी जा सकता हूं। तो कोई भी मॉलिक्यूल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कि कोई बायसनेस नहीं है कि तेरे को यहीं जाना है, उसको कोई बता नहीं रहा है, उसका जहां मन करता है वो निडर जाता है, एकदम बिंदास जाता है। ठीक है ना। हाँ, अब कोलिजन्स ज्यादा वहां होंगे, कोलिजन्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपकी एक दीवार बड़ी है एक दीवार छोटी है तो भैया हर डायरेक्शन में इक्वल मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। तो बड़ी दीवार पे ज्यादा कोलिजन्स होंगे, छोटी दीवार पे कम होंगे। तो यहाँ पे भी अगर सारी दीवारें बराबर हैं, अगर ये हमारा क्यूब है तो हर दीवार पे सेम कोलिजन्स होंगे। अगर कोई दीवार बड़ी है, कोई वॉल बड़ी है तो वहां कोलिजन्स ज्यादा, कोई दीवार छोटी है वहां कोलिजन्स कम। ठीक है ना। इस पे भी डिस्कशन हम कर सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो ये हमारी एजम्पशन है। तो सेकंड एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, जहां पे उसने बोला है कोलिजन्स मेरे इलास्टिक हैं। यहाँ पे जो कोलिजन्स है वो मॉलिक्यूल्स के बीच के, हालांकि हम उनको भी इग्नोर करेंगे, हम ये भी मान के चलेंगे आपस में भी वो कोलाइड कोई खास कर नहीं रहे, वो सिर्फ दीवार से टकरा रहे हैं। तो उन कोलिजन्स की वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, पर हाँ वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जब हमारे मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराएंगे, जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये ऐसे दीवार पे टकराएगा, यहाँ से मॉलिक्यूल ऐसे टकराएगा तो दीवार पे कोलिजन करेगा, तो वहां से प्रेशर जरूर एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है ना। सो जो नेक्स्ट चीज है वो हम लोगों को यही करनी है, इस एजम्पशन के बाद हम लोगों को यही बताना है कि मॉलिक्यूल एवरेज ऑन एन एवरेज क्या प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। सो द प्रेशर ऑन एन आइडियल गैस ऑफ एन आइडियल गैस, सॉरी, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि एक आइडियल गैस कितना प्रेशर लगाती है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो हम देख सकते हैं। यहां पे उसके लिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं। मैं डेरिवेशन पूरी नहीं कराऊंगा, डोंट वरी, ये डेरिवेशन अब हम लोगों को पूरी नहीं करनी है। अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन देते हैं तो मैं आपको पूरी डेरिवेशन कराता। अब जस्ट मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट। तो आप इतना याद रखना, इसके अंदर गैस के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल है, पहले वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, दूसरे वाले की v2, तीसरे वाले मॉलिक्यूल की v3, अलग अलग वेलोसिटी होगी। nth मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसको vn कहेंगे, nth मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो vn कहेंगे। सो हम किसी भी एक वॉल पे देख लेते हैं कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा हम ये देख सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो कुछ पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है, मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम डायरेक्शन। उनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, रैंडम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन रैंडम है, कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड कहीं भी जाके टकरा सकते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है ना। सो हम एक चीज याद रख सकते हैं, more force will be experienced by wall with
मैक्सिमम एरिया, जिस वॉल का एरिया मैक्सिमम होगा उस पे सबसे ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो मोर फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय वॉल विद मैक्सिमम एरिया। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैक्सिमम एरिया वॉल will face maximum collision, will face मैक्सिमम कोलिजन। देखो बहुत सरल सी बात है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स वही होंगे जो वॉल बड़ी है। भाई वॉल बड़ी है, उस पर ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं। छोटी सी वॉल है, कम मॉलिक्यूल टकराएंगे। बड़ी वॉल है, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे। अरे ऐसे देखो ना बेटा, मान लो बारिश आ रही है, मैंने अपने हाथों को ऐसे कर लिया तो बूंदे गिर रही हैं। अगर मैं एक हाथ पीछे कर लूं तो अब कम बूंदे गिरेंगी, क्योंकि एरिया बढ़ाऊंगा तो बूंदे बढ़ जाएंगी। वैसे ही अब मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, बड़ी दीवार ज्यादा कोलिजन, और कोलिजन्स की वजह से ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कोलिजन ही रीजन है फोर्स का। कोई चीज टकरा रही है तो फोर्स लग रहा है। हमने पढ़ा था ना, एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही प्रेशर एक्सर्ट करती है, ऐसे ही फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कोलिजन्स की वजह से लग रहा है। बड़ी दीवार ज्यादा कोलिजन्स ज्यादा फोर्स, छोटी दीवार कम कोलिजन्स कम फोर्स। इतनी छोटी सी बात तो हमें समझ में आती है। पर आप चीज कंफ्यूज मत करना, एक चीज मैंने देखा है बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ बोला मोर फोर्स उस पे होगा जहां ज्यादा कोलिजन होंगे। अब मैं बोलूं प्रेशर कहां ज्यादा होगा, छोटी दीवार पे या बड़ी दीवार पे? छोटी दीवार पे प्रेशर ज्यादा होगा या बड़ी पे? अब आधे से आधा कहेंगे सर बड़ी दीवार पे होगा, पर ये गलत है, प्रेशर सेम है। प्रेशर क्यों सेम है? अरे क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब आप एरिया से डिवाइड भी तो करोगे प्रेशर निकालने के लिए, और बड़ा एरिया डिवाइड करोगे तो प्रेशर कम नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा हाँ, जिसपे फोर्स ज्यादा लग रहा है उसका एरिया ज्यादा है। जब आप प्रेशर निकालोगे तो फोर्स और एरिया को डिवाइड करोगे, यानी वो फैक्टर हट गया। तो आप याद रखना, जब आप प्रेशर की बात कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेशर सेम है हर वॉल पे, फोर्स अलग है। प्रेशर सेम है, फोर्स अलग है। तो अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो जहां ज्यादा कोलिजन है उस पर फोर्स ज्यादा है। बड़ी दीवार ज्यादा फोर्स ज्यादा कोलिजन होने की वजह से, छोटी दीवार कम फोर्स कम कोलिजन होने की वजह से। प्रेशर की बात करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं है, प्रेशर सेम होगा। प्रेशर विल बी सेम ऑन ऑल वॉल। तो आप याद रखना, प्रेशर विल बी सेम ऑन ऑल वॉल्स, हर दीवार पे, ठीक है ना, सेम होगा। हर दीवार पे प्रेशर सेम होगा, फोर्स अलग है प्रेशर सेम, ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, अरे एक्चुअली प्रेशर क्या है? फोर्स यानी कि थ्रस्ट है ना। यहाँ जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो थ्रस्ट ही है पर यूनिट एरिया। फोर्स का एक्चुअली वो कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो अगर आप फोर्स देखोगे, प्रेशर सब पे चेंज सेम है, तो जिसका एरिया ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा। आप ऐसे भी देख सकते हो। अरे हाँ, आप उल्टा ऐसे देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो जिसका एरिया ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा, जिसका एरिया कम उस पर फोर्स कम। पर प्रेशर तो सब पे सेम है ना, प्रेशर अलग नहीं है, प्रेशर सब पे सेम है, फोर्स सब पे अलग है। अच्छा अगर ये क्यूब होता, अगर सारी वॉल आइडेंटिकल है तो सब पे फोर्स भी सेम, सबका एरिया सेम, सबका प्रेशर सेम, ठीक है ना। यानी कि 4 क्यूब है ना। अगर आप बोलो 4 क्यूब, अगर हम यहाँ पे क्यूब ले लें, है ना, क्यूबॉइड की जगह क्या ले लें? क्यूब। ऑल वॉल्स आर आइडेंटिकल, ऑल वॉल्स आर आइडेंटिकल। सारी वॉल्स अगर हमारी आइडेंटिकल है तो हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर भी सेम होगा हर वॉल पे, क्योंकि फोर्स भी सेम होगा हर वॉल पे, और एरिया भी सेम होगा। सारी वॉल आइडेंटिकल है तो एरिया सेम, तो प्रेशर सेम, तो फोर्स सेम। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो क्या सवाल? प्रेशर लगा कैसे, फोर्स लगा कैसे? कोलिजन की वजह से। कोलिजन है कैसे? इलास्टिक कोलिजन है। एनर्जी का लॉस होता है क्या? अरे नहीं बाबा। मोमेंटम का लॉस होता है क्या? अरे नहीं बाबा। वो दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं। ये चीजें हमने पहले इसके एजम्पशंस में ले ली थी। अब ये सारी थ्योरी वाली पार्ट है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। ये थ्योरी वाली नॉलेज है ना, इससे हमें थ्योरी की नॉलेज मिलती है, थोड़ी सी थ्योरी वाली नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। इन जो बातों को मैंने यहाँ पे लिखवाया है, इससे थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोगों को मिल गई। हाँ सर, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा क्या इससे? कभी भी नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला चाहिए, कितना प्रेशर लग रहा है वो हमें निकालना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब फॉर्मूला बता देता हूं कि किसी भी वॉल पे प्रेशर कितना लगता है। तो प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर ऑन अ वॉल, किसी भी वॉल पे कितना प्रेशर लगता है। और यही प्रेशर हम मॉलिक्यूल का, जो प्रेशर उस पे वॉल पे लग रहा है वही हम कहते हैं मॉलिक्यूल का प्रेशर। अरे जो मॉलिक्यूल का प्रेशर है वही तो वो वॉल पे एग्जर्ट करेगी ना। तो प्रेशर ऑन अ वॉल, इसका फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/3, ठीक है ना, कैपिटल एन
स्मॉल m और यहां पे आपको मिलेगा VRMS स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है VRMS स्क्वायर। मैंने अब इसकी डेरिवेशन स्किप कर दी आप लोगों के लिए, क्योंकि डेरिवेशन कराने में 10-15 मिनट जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, डेरिवेशन एग्जाम का पार्ट है नहीं, हम लोगों को करना भी नहीं है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। प्रेशर इज 1/3 NM VRMS स्क्वायर। अब आप कहोगे सर n क्या है, सर m क्या है, सर VRMS क्या है? कोई बात नहीं, इस पे चर्चा करते हैं, चर्चा का ही तो विषय है ये। ठीक है ना, हाँ जी, हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, प्रेशर ऑन वॉल, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला अब हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर पे चर्चा कर रहे हैं, तो फॉर्मूला पहले एक बार दोबारा से लिख लें, क्योंकि फॉर्मूला में याद होना चाहिए। NM VRMS स्क्वायर। अब एक एक पे चर्चा करेंगे। सर यहाँ पे n क्या है, यानी कि n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा प्रेशर, ये तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा प्रेशर। सर स्मॉल m क्या है, अगर इसके बारे में डिस्कशन करें, स्मॉल m है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल या एटम। जो भी हमारी गैस है, अगर मोनो एटमिक है तो एटम बोलेंगे, डायटमिक है तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल और एटम जो भी है, ठीक है ना, डायटमिक है, ट्राइटमिक है, पता भी तो चलना चाहिए ना। ठीक है ना, आया समझ में, है ना। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया हमारा। ऐसे भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तो हमें मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा ना उसमें, तो CO2 का। ठीक है, अच्छा VRMS क्या है सर, ये कुछ नया है सर, है ना, ये कुछ नया आ गया सर। VRMS जानते सब होंगे क्योंकि पढ़ चुके होंगे एक बार पहले, बट भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ VRMS का मतलब क्या है, यहाँ पे VRMS जो हमने लिखा है, इसमें S का मतलब है स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, ये इसका मतलब है स्क्वायर। M का मतलब है मीन, यानी कि एवरेज, मीन बोलूं या फिर एवरेज बोल सकता हूं। R का मतलब है रूट। तो एक्चुअली VRMS को हम क्या पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। VRMS को हम क्या बोलते हैं, VRMS को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या फिर कभी कभी वेलोसिटी भी बोल देते हैं, वैसे ये स्पीड ही कहलाना चाहिए। ठीक है, चलो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, इसको हम VRMS कहते हैं। ये क्या है सर, हमने कहा था मेरे गैस चैम्बर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स माने मैंने, n मॉलिक्यूल्स माने, कैपिटल N नंबर ऑफ हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एज्यूम किए। हर मॉलिक्यूल का मास कितना था, सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास था वो हम लोगों ने माना है स्मॉल m माना है। ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखें, ये हम लोगों ने भी एज्यूम किया हुआ है। ओके, VRMS का मतलब क्या है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है, एक की V1, एक की V2, एक की V3। तो यहां पे जो लिखा है करना उससे उल्टा होता है। पहले क्या लिखा है, पहले सर रूट लिखा है, फिर मीन लिखा है, फिर स्क्वायर लिखा है, करो उल्टा, है ना। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं। सर सबकी वेलोसिटी बताओ, पहले की V1, दूसरे मॉलिक्यूल की V2, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V3, ऐसे करते करते nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, Vn होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उल्टा लिखा है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। तो स्टेप 1, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, यहां से V1 स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले वाले का स्क्वायर कर दो, V1 स्क्वायर कोमा V2 स्क्वायर कोमा V3 स्क्वायर टिल Vn स्क्वायर। आपने सभी का स्क्वायर कर दिया। पहले स्टेप में आपको क्या करना था, उल्टा करना है भैया, स्क्वायर करना है। लिखा वहां स्क्वायर सबसे बाद में है, पर करना सबसे पहले है। VRMS में पहले रूट लिखा, फिर मीन, फिर स्क्वायर, पर करना स्क्वायर पहले है। ठीक है ना, तो पहला स्टेप हो गया, आपने स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये मेरा स्टेप 1 हो गया, जिसमें हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगले स्टेप में क्या करें अब हम इसका, बोलो अब क्या करें, मीन ले लें। और मीन कैसे लेते हैं किसी चीज का, मीन और एवरेज किस तरीके से लिया जाता है, ये स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाय n कर देंगे। यानी कि मैं यहां से क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी का जो स्क्वायर है ना, सभी की वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका एवरेज ले रहा हूं। एवरेज को ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। V स्क्वायर करने के बाद ऊपर एवरेज का साइन, ये एवरेज का डंडा ऊपर ऐसे लगा दिया, या फिर आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, जो भी हमने निकाला सभी को जोड़ दो
और क्या कर दो, n से डिवाइड कर दो। ये हमने क्या ले लिया, इसका बोलो एवरेज ले लिया, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप हमारा, तीसरा जो स्टेप है उसमें हम लोगों को क्या करना है, ये दो स्टेप हो गए अभी तक। तीसरा स्टेप हम लोगों को क्या करना है, रूट है ना, स्क्वायर रूट है। कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट इसका लेना है। ये मेरा स्टेप 3 है। तीसरे स्टेप में मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि इसी को वीआरएमएस बोलते हैं। तो वीआरएमएस का मतलब है जो हमने अभी निकाला था वी स्क्वायर एवरेज, इसका स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इसको रूट मीन स्क्वायर हम कहते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर निकाल के फिर से स्क्वायर ले लोगे तो ये यहां तक आ जाओगे आप, ठीक है ना। मतलब आप इसका दोबारा से स्क्वायर ले लोगे तो आपको v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाई n मिल जाएगा। वो वीआरएमएस स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। वीआरएमएस आप निकाल लो, वीआरएमएस अभी स्क्वायर भूल जाओ, वीआरएमएस हमारा ये है। इसका स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर रूट हटा दो, तो इस स्टेप पे आ जाओगे आप, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको वीआरएमएस क्या है। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, ठीक है। स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। आया कहां से, डिराइव नहीं किया हमने, हमने डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। कहां से आया, हमने डिराइव थोड़ा ना किया है। डिराइव करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। हमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि अब इसको हम डिराइव करें, अब हम इसको याद रखना है। ओके, एग्जाम में भी डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको बस इसको याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे जब हम काइनेमेटिक्स या काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं ना, यहाँ पे एवरेज स्पीड या फिर अगर हम देखें मीन स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी वीआरएमएस स्क्वायर की है, क्योंकि एनर्जी वगैरह के बारे में अगर हम चर्चा करें वहां स्क्वायर की चर्चा होती है, स्पीड के स्क्वायर की चर्चा होती है रेदर देन वेलोसिटी, ठीक है ना। रेदर देन वेलोसिटी इसकी चर्चा होती है। ओके, सो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं कि भाई हम लोगों ने अभी तक प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मैं एक बार यहाँ दोबारा से दिखा देता हूँ। ओके, सो प्रेशर का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था 1/3 NM VRMS स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्रेशर का हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अगर आप देखो ध्यान से, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है। वो मिसिंग पार्ट क्या है, यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे राइट साइड एनर्जी बन रही है, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। तो एक्चुअली सर फॉर्मूले में एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, वॉल्यूम भी आएगा। ये सिर्फ प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ओ अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे सर आपने यहाँ प्रेशर ये लिख दिया, पर ये तो प्रेशर की यूनिट में आ ही नहीं रहा। ये किसकी यूनिट में आ रहा है, एनर्जी। मुझे कैसे पता एनर्जी आ रही है, अरे एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और आप सर लिख रहे हो लेफ्ट साइड में प्रेशर। सर इतना अत्याचार क्यों, यानी कि सर यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हम लोगों ने यहाँ तो लिख दिया एनर्जी, यहाँ लिख दिया प्रेशर। और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद है, कि प्रेशर से एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके। अच्छा हाँ, यानी कि सर ये प्रेशर का फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम का हो सकता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अरे यार सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था प्रेशर नहीं हो सकता ना। ये क्यों नहीं हो सकता प्रेशर, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर एनर्जी के इक्वल कैसे हो सकता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब ये एनर्जी है, अब ये फॉर्मूला सही है, यानी कि यहाँ पे आप वॉल्यूम इंटू प्रेशर करोगे, अब ये फॉर्मूला सही है। और अब आप देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले को किससे डिवाइड कर रहे हो, वॉल्यूम से, ठीक है ना। इसी को किससे डिवाइड कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे वॉल्यूम से। यहां पे v की जगह बस मैं VRMS लिख देता हूं। तो यानी कि जो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया है वो 1/3 m इंटू एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। मैं इसको VOL करके लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। या फिर v लिखे रहने देता हूं, कैपिटल V, और VRMS के लिए छोटा v यूज कर लूंगा, VRMS स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है प्रेशर का। मतलब जो पीछे फॉर्मूला है प्रेशर का क्यों नहीं था, ये रीजन भी समझ में आना चाहिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। मान लो अगर मैंने भूल भी गया और मैंने ऐसे लिख दिया हो, तो कैसे हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, डायमेंशन चेक करके कि हम सही लिख रहे हैं। क्या ये प्रेशर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है ना। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को ये लिख सकते हैं। तो यानी कि यहां भी करेक्शन करें, जिन बच्चों ने पहले ये फॉर्मूला नोट किया होगा यहां भी करेक्शन करें, और यहां भी इस करेक्शन को जरूर नोट करें, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। ओ अच्छा, प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो प्रेशर निकालना है तो हम वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहां से अगर हम ध्यान से देखें एक चीज,
तो प्रेशर किसकी इक्वल आया, प्रेशर आया 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। आप ध्यान से देखो, प्रेशर आया मेरा 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और क्या आया अगर हम ध्यान से देखेंगे, m डिवाइडेड बाय v और VRMS स्क्वायर, है ना। कुछ यही आया ना अगर हम ध्यान से देखेंगे। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, n इंटू एम क्या होता है, n इंटू एम क्या हुआ, m क्या हुआ, मेरी एक गैस के मॉलिक्यूल का मास, और कैपिटल N क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल्स इंटू छोटा मास क्या, टोटल मास ऑफ गैस हो जाएगा। n इंटू एम का मतलब हो जाएगा टोटल मास ऑफ दी गैस, ठीक है ना, ये टोटल मास हो जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल मास, मैं टोटल लिख देता हूं। तो n इंटू एम टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर, यानी कि टोटल मास, किसी गैस का टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या डेंसिटी नहीं कहलाएगी, क्या मैं इसको 1/3 डेंसिटी ऑफ गैस इनटू VRMS स्क्वायर नहीं लिख सकता, सोचो। अरे हाँ, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम प्रेशर को यहां से लिख सकते हैं 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS स्क्वायर, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू VRMS स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, प्रेशर को आप डेंसिटी और VRMS की टर्म्स में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें, हम इसको एनर्जी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो दूसरा कन्वर्जन ये है, दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस करता हूं, पहले मैंने यहाँ डेंसिटी वाला लिखवा दिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी आपने देखा प्रेशर को हमने क्या लिखा, 1/3 m इंटू एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप 1/3 को अलग कर दो, ठीक है ना, और मान लो अगर हम यहां से 1/3 को अलग कर देते हैं, वॉल्यूम को भी अलग कर देते हैं, ठीक है ना, और अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास बचेगा क्या, m इंटू एन, क्या ये टोटल मास हो गया जो भी हमने देखा था, इंटू VRMS स्क्वायर हो गया, यही हो गया ना, टोटल मास इंटू VRMS स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा प्रेशर, तो प्रेशर आ जाएगा 2/3V, है ना, कितना आ जाएगा 2/3V, और टोटल मास इंटू ये, क्या इसको मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकता, ठीक है ना, कैसे कह सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर, है ना, एक तरीके से हाफ m, ठीक है ना, m टोटल, मैंने यहां क्या किया, हाफ m टोटल इंटू VRMS स्क्वायर को कुछ काइनेटिक एनर्जी कह दिया। इसको हम एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी नहीं, मीन काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं इसको हम मीन काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, क्योंकि ये मीन स्क्वायर VRMS से आया है ना, इसलिए इसको आप मीन काइनेटिक एनर्जी बोल देते हो। तो हम इसको क्या कहते हैं, मीन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखोगे, हम यहां से लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ये मीन काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ये कुछ फॉर्मूलास हैं जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, ये कुछ फॉर्मूलास हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और इसका फायदा क्या है, और इसका फायदा ये है, आप काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हो 3/2 टाइम्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो, 3/2 टाइम्स इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और PV इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 NR डेल्टा, ओ सॉरी NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन से PV को हम क्या लिख सकते हैं, NRT। ओ हाँ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 NRT। ये किसके लिए, फॉर n मोल्स, किसके लिए, फॉर n मोल्स, n मोल्स के लिए ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर n मोल्स ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी आप इसको कह सकते हो। मैं आपसे बोलूं फॉर 1 मोल, मैं आपसे बोलूं फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए बताओ, तो मैं मानूं 1 मोल के लिए क्या होगा, 1 मोल के लिए आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर 1 मोल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं कितना, 3/2, n की जगह 1 डाल देंगे, RT। तो इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, आप बोलोगे दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिंगल मोल ना, तो इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो हर मोल की काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3/2 R की जगह मैं लिख सकता हूं एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
अब आप सोचोगे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, तो इसको हम के कहते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसको के कहा जाता है। ये एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर के बराबर होता है। तो आप याद रखना, अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं, के कहते हैं, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये होता क्या है, ये गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से आता है। अगर आप गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये क्या है, हमारी एक मोल की, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है ना, कह सकता हूं ना, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछा जाए एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सोचो 50 रुपए का दाम ये है तो एक का कितना होगा, तो आप 50 से डिवाइड करोगे। आपको पता है एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये तो बोल रहा हूं एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो आप बोलोगे अच्छा ये तो सिंपली कितनी हो जाएगी, 3/2 RT डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ओहो, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3/2 Na इंटू के बाई टी डिवाइडेड बाई Na। तो आप याद रख सकते हो R बाई Na को ही हम K लिख रहे हैं, यानी कि 3/2 kT। तो यानी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला 3/2 kT है, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला 3/2 RT है। पर मोल की बात करें, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT। के का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है ना। के का मतलब कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। एवोगैड्रो नंबर की ये वैल्यू होती, सॉरी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप देता हूं, ये थोड़ा सा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अलग अलग फॉर्मूलाज को मैंने समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर है, आज मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं कराए, आज मैंने थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन कराया, और उसमें भी मैंने काफी चीजें स्किप भी की हैं ताकि मैं आप लोगों को सिर्फ वो चीजें बताऊं जो हमारे काम की है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी फॉर्मूलाज की, तभी बात बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज हम लोगों ने देखा, सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला हमने ये समझा, ये क्या हो गया, 1/3 mn मास ऑफ अ एटम या मॉलिक्यूल इनटू टोटल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर, ठीक है ना। फिर मैंने ये एक्सप्रेस करके दिखाया, यहां से आप प्रेशर को ऐसे लिख सकते हो। हालांकि आप यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो यहां से VRMS भी लिख सकते हो। तो VRMS यहाँ पे 3p डिवाइडेड बाई √3p/ρ हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये VRMS का फॉर्मूला है, ठीक है ना। आप VRMS का फॉर्मूला भी यहां से ये याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेशर निकाल चुके हैं तो आप VRMS निकाल सकते हैं, ओके। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया है, काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे क्रूशल है, ये दो बातें बहुत क्रूशल हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है, एक मोल की एनर्जी 3/2 RT होती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, है ना, याद रखोगे ना, ठीक है। सो यहां जो भी मैंने पढ़ाया है जस्ट रीकैप है, ये आपके लिए अपने आप पढ़ने के लिए, आप चाहो तो यहां से इसको देख सकते हो। एवरेज यानी कि मीन काइनेटिक एनर्जी मैंने पूरी डिराइव कराई है, दिस इज पर मॉलिक्यूल एंड दिस इज पर मोल, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना, मैं इसको दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। टू कंटेनर्स A and B contains molecular gas at same temperature. If mass of molecule are Ma and Mb, then the relation of momentum Pa and Pb will be. So यानी कि यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है सेम टेम्परेचर। तो अगर हम ध्यान से देखिए टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इस पे अगर हम डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं, यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब टेम्परेचर पे क्या होगा इफेक्ट, इसको समझना पड़ेगा भाई। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हम याद करें, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या पढ़ा है ना। अगर हम ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर 3/2 RT,
है ना, यही तो बोलोगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बात करोगे तो आप बोलोगे 3/2 RT, है ना, यही बोलोगे। ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी है ना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ जो भी हमारा मास होता है इनटू VRMS का स्क्वायर, यही तो है ना। ये किसके इक्वल आ गया, ये 3/2 RT आ गया। अच्छा, m क्या है हमारा, हमारा m क्या है, हमें पता है जब 1 मोल होते हैं, हमें पता था जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं, आज ही पढ़ाया था। तो मेरा मास किसके इक्वल हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास के। तो मेरा मास किसके इक्वल हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास के, यानी कि यहाँ m मॉलिक्यूलर मास है। अब तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से VRMS कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से जो आपका VRMS आएगा वो आएगा √3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। यानी कि VRMS √3RT/m है। m मॉलिक्यूलर मास है, T मेरा टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे सेम तरीके से मैं ये भी कर सकता हूं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ठीक है ना, तो हमें पता है वो क्या आ जाएगा, हाफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू VRMS का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 kT। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो आप VRMS को ये भी लिख सकते हो, यहां से कितना आ जाएगा, √3 kT/m। तो आप देख सकते हो VRMS के यहाँ दो फॉर्मूले बन रहे हैं। VRMS के यहाँ पे दो फॉर्मूले बन रहे हैं। एक फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास है तो ऊपर R है, एक फॉर्मूले में हमारे मास ऑफ अ गैस है, सिंगल एटम है ना, या मॉलिक्यूल है, तो ऊपर K है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले VRMS के हैं। तीसरा VRMS का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो ये है। तीसरा VRMS का जो फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा है √3p/ρ। ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके के, तो आपको सोचना पड़ता है VRMS का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कोशिश करें जब तक आपको गैस के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास ना दिया जाए, जब तक आपको एग्जैक्टली ना दिया जाए, इस फॉर्मूले को अवॉइड करना है, इससे दूर रहना है, इससे बच के रहना है। हमें फॉर्मूला ज्यादातर ये इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास पता होता है। हमें मॉलिक्यूलर मास पता होता है तो हम ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब प्रेशर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है ना। तो तीनों ही फॉर्मूले काम के, अगर हमें एक मॉलिक्यूल का मास दे दिया जाए तो ये यूज करें, अगर हमें ना दिया जाए, मोलर मास की इंफॉर्मेशन दी जाए तो इसको यूज करें, प्रेशर की इंफॉर्मेशन दी जाए तो इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब जैसे अगर हम इन दोनों फॉर्मूले से देखें तो आपका VRMS √T पे डिपेंड कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। इट इज प्रोपोर्शनल टू √T, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ T पे ये डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस पे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है containers A and B contain molecular gas at same temperature if masses of the molecules are Ma and Mb, then the relation between momentum। तो अभी आपने देखा VRMS को आप मास से रिलेट कर सकते हो, देखा था ना, क्या फॉर्मूला था, 3 kT डिवाइडेड बाई m, यही फॉर्मूला था। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप एक काम करो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, VRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 kT/m। तो m को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू VRMS स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 kT के बराबर हो जाएगा ना। और उसके बाद आप क्या करो, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा m स्क्वायर VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, और ये हो जाएगा 3 kT। बेटा मैंने यहाँ क्या किया है, पहले दोनों जगह स्क्वायर किया, फिर यहां से m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, m से ही मल्टीप्लाई m से ही डिवाइड, तो m स्क्वायर बाई m आ गया। राइट साइड नहीं करना, अरे ये मैं सोचा राइट साइड करना, बेटा इसी को ऊपर नीचे कर रहा है ना मल्टीप्लाई, लेफ्ट राइट साइड नहीं किया, इसी को ऊपर m से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड, तो m स्क्वायर बाई m आ गया ना। तो अब आप देख सकते हो, अब आप m को राइट साइड ले जा सकते हो या फिर ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, यही तो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू 3 kT। और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, उसने बोला है दोनों का ही टेम्परेचर कैसा है, सेम है, यानी कि आपका जो P स्क्वायर है डिवाइडेड बाई m वो कांस्टेंट है ना, वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m, है ना, यही आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे रेशियो किसका लेना है, PA PB का, तो आप PA डिवाइडेड बाय PB अगर लोगे, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, MA
डिवाइडेड बाई एम बी, क्योंकि कांस्टेंट तो हट जाएगा ना, मैं स्क्वायर करके रेशियो ही तो ले रहा हूं। तो यहां से पी ए बाई पी बी कितना आ जाएगा, रूट ओवर एम ए बाई एम बी, रूट ओवर एम ए बाय एम बी। ओके, क्लियर है? आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। यहां पे जो मेरा मोमेंटम है उसका रेशियो अंडर रूट ऑफ मासेस आ जाएगा, मोमेंटम का जो भी रेशियो है वो अंडर रूट ऑफ मासेस आ जाएगा। ओके, क्लियर है? और कोई तरीका भी है क्या इसको करने का? क्या कोई इजी तरीका भी हम निकाल सकते हैं? देख सकते हैं क्या कोई इजी तरीका? वो भी हम देख सकते हैं। इसका इजी तरीका क्या है? अगर हम इसका थोड़ा आसान तरीका ले सकते हैं कि सर इजी मेथड क्या है, सर कोई इजी मेथड हो तो वो बताओ। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हमें पता है, इसको हम हाफ एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर कहते हैं, 3 kT। ओके, ये आई थी ना हमारी। तो अब आप लोगों को पता है अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट है। और आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, याद है? काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते थे मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये लिख सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। आप एक ही स्टेप में भी देख सकते थे। तो यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं पी ए स्क्वायर बाई एम ए, दिस इज सेम एज पी बी स्क्वायर बाई एम बी। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्योंकि P बाई एम हमारा कांस्टेंट हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर नहीं बदला तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली। तो यहां से एक ही स्टेप में आप लिख सकते हो पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई एम बी, और अंडर रूट ले लोगे तो पी ए डिवाइडेड बाई पी बी हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एम ए बाई एम बी। ठीक है ना? ये कांस्टेंट क्यों हुआ है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों का टेम्परेचर सेम दिया था, इसलिए टी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। तो ये भी तरीका है, आपको जो तरीका आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? सो आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज मैंने आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ाया, आज जस्ट एक आधा क्वेश्चन ही कराया मैंने, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए, बहुत ही कम क्वेश्चंस कराए हैं। रीजन है कि आज हमें पहले थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में ही हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो आज का लेक्चर इतना ही है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करना है हम लोगों को। सो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ब्रीफ दे देता हूँ आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या करा है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना? हम लोगों ने बॉयल्स चार्ल्स लॉ पढ़ा है अगर आपको याद हो, और गे लुसेक लॉ पढ़ा है हमने, है ना? तो ये हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किया है, जहां पे हमने देखा था पहले हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। और हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। फिर हम लोगों ने इसके ग्राफ पे डिस्कशन किया था, इसके ग्राफ्स पढ़े थे। इंपॉर्टेंट है आप इनके ग्राफ को ध्यान से देखें, मैंने बहुत डिटेल में इस पे चर्चा की है आज, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखें, इनके ग्राफ भी अच्छे से रिवाइज करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कब आइडियल गैस और रियल गैस अलग होती है, कब वो सिमिलर बिहेव करती हैं। कंडीशन देखी थी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती थी। हमने ग्राम्स डिफ्यूजन लो देखा था, कब हमारा डिफ्यूजन होता है कब नहीं। हैवी एटम्स का डिफ्यूजन कम होता है, लाइट एटम्स का ज्यादा हो जाता है। हमने उसका इनवर्स रिलेशन देखा था अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास से। फिर हम लोगों ने आज प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप याद रखना आज जो हमने प्रेशर पढ़ा वो सबसे पहले पढ़ा 1/3 m इंटू एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, करना मत भूलना, ठीक है ना? याद रखना, वरना डायमेंशनली सही नहीं आएगा। मैंने आज बताया, आपको सिखाया भी कि डायमेंशनली गलत हो जाएगा अगर आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया। तो ये आया था हमारा, इसको हम लोगों ने 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर लिखा। फिर हम लोगों ने यहाँ से वी आर एम एस का भी फॉर्मूला देखा, अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना? और हमने क्या देखा? हमने देखा काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, ऑफ आ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये 3/2 kT होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, एक मोल की अगर बात करूं तो 3/2 RT होता है। और हम लोगों को पता है कि क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे कि R डिवाइडेड बाई Na है। Na क्या है हमारा? एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है ना? ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां से VRMS के दो फॉर्मूले भी एक हमने निकाले, एक हमारा 3 kT बाई m है, और एक हम अगर ध्यान से देखेंगे हम इसको 3 RT बाय मोलर मास भी कह सकते हैं। m मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है और m हमारा मॉलिक्यूलर मास है।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से सवालों पे मैं आप लोगों को लेके आऊंगा। आज जो था वो बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करना था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन था। तो आप लोग आज जस्ट इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई मैं आपको डीपीपी करने के लिए नहीं कह रहा, कुछ करने के लिए नहीं कह रहा। आप चाहो तो एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल से ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। सो आप कोशिश करो कि आज आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ के आओ, ताकि नेक्स्ट क्लास में मुझे मौका मिले कि मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करा सकूं। सो आज का लेक्चर यहीं तक था, समाप्त हो गया। आप लोगों को उम्मीद है काफी सारे क्वेरीज जो डाउट से वो दूर हो गए होंगे। इससे पहले अगर जो चीज नहीं समझ में आई थी, आज के लेक्चर के बाद वो क्रिस्टल क्लियर होगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।